वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पिछले 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के इंडियन पॉलिटी के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस सेशन में करंट अफेयर्स तो डिस्कस होंगे ही, प्लस एट द सेम टाइम अगर जिस जिस टॉपिक का कुछ स्टैटिक लिंकेज भी होगा, मैं आपको वो भी साथ में करवा दूंगा। तो यानी कि जो करंट और स्टैटिक का एक इंपॉर्टेंट ब्रिज चाहिए होता है, वो आपको आज के सेशन में मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि इस सेशन को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आपको इन टॉपिक्स की अच्छे से कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। एंड जब कल प्रीलिम्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना हो, इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे, आप उनको बहुत अच्छे से टैकल कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पर एमजिनरेगा की बात हुई थी, मैंने आपको थोड़ा डिस्कस भी किया था उसके बारे में, पर आज उसके रिगार्डिंग अपडेट आ गया है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एक्चुअल में पता क्या है, जैसे आपका एमजिनरेगा आप जानते होंगे ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, उसका जो भी पेमेंट वगैरह होता है, उसके लिए सरकार ने बोला था कि हम ना आधार के माध्यम से उसको करेंगे। अब इन्होंने बोल दिया सरकार ने कि नहीं यार, केस बाय केस ये चीज होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ पहले तो कि ये क्या मुद्दा क्या चल रहा है, आधार लिंक्ड क्या है। देखो, पहली बात तो ये समझो कि जो आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम था ना, उसको हमने 2017 में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अब आपका जैसे 12 डिजिट का आधार होता है, जैसे आप देखते हो ना, एक सेकंड, आपका 12 डिजिट का ऐसे आधार होता है, 4 डिजिट यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, इस तरह टोटल 12 डिजिट का आपका आधार होता है। ठीक है। ये आपका एक तरह से क्या हो गया, फाइनेंशियल एड्रेस हो गया। ठीक है, क्योंकि आधार के थ्रू ना आपको यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार अच्छा, ये आधार नंबर है, ये किस बंदे का है, हमें पता लग सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं ना, जो भी आपकी आधार की डिटेल्स हैं, वो वर्कर के जॉब कार्ड के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है। तो आपको कल को पेमेंट होगी वो इस माध्यम से होगी। और फिर हम क्या करेंगे, आपके आधार को बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे। और आधार को तो हमने एनपीसीआई के साथ, डेटाबेस के साथ मैप कर ही रखा है। तो बेसिकली ना क्या हुआ, अब ना फर्जीवाड़ा खत्म करने की कोशिश है। कहने का मतलब क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जॉब कार्ड बनवा लिया पर आप असली में एग्जिस्ट करते ही नहीं। समझ रहे हो? किसी के पास पैसा जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, पर उसने काम किया ही नहीं, कुछ उसका जॉब कार्ड था ही नहीं, मतलब जॉब कार्ड था पर कहीं ना कहीं वो बंदा कौन था हमें पता ही नहीं लग रहा। तो बहुत सारे डुप्लीकेट्स, बहुत सारे मतलब नो रॉन्ग एंट्रीज हमें आधार के अंदर देखने को मिलती थी, कि बेसिकली सरकार से पैसा ले लिया पर कोई काम बदले में कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ करप्शन के कुछ केसेस देखने को मिलते थे। तो हमने ये सोचा है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या फिर आधार के साथ लिंकेज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पता हो कि यार कौन बंदा इसके साथ लिंक्ड है। एंड अकॉर्डिंगली जो बेनिफिशियरीज है, सिर्फ उनको ही यहाँ पे बेनिफिट्स जाएं। तो जो भी लीकेजेस थी, जो भी पेमेंट्स के इश्यूज आते थे, जो भी ट्रांसपेरेंसी या ओपेकनेस वगैरह थी, उसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं आधार के लिंकेज के माध्यम से। पर देखो यहाँ पर ना कुछ इश्यूज हैं। ठीक है ना, जैसे सरकार ने थोड़ा सर्वे वगैरह भी किया इसके ऊपर। तो अभी के लिए ना, अभी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अभी तक सब जगह तक पहुंची नहीं है। तो टेक्नोलॉजी देखो पहले तो सब जगह पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके लोगों को फायदे होंगे। तो अभी के लिए पता क्या है, जिन लोगों तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, अभी के लिए हम उनको कुछ एग्जेम्पशन दे रहे हैं कि अभी के लिए वो यहाँ पे इस पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो केस बाय केस सरकार ने बोला है कि एग्जेम्पशन देगी, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बंदा वंचित रह जाए जस्ट बिकॉज कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, या फिर जस्ट बिकॉज उसके पास ये सिस्टम उस तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी चेयरमैन। देखो, जस्टिस संजीव खन्ना अभी रिसेंटली रिटायर हुए, उनकी जगह के ऊपर ना जस्टिस बी आर गवई, इनको यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसका? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन के रूप के ऊपर। दरअसल में ना, आपने अगर पॉलिटी के अंदर अगर क्या आपने पढ़ा होगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, उसके अंतर्गत बात करी गई है कि किस तरह से हम जो वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी के, उनको यहाँ पर किस तरह से फ्री और अच्छी लीगल सर्विस हम दे पाए, है कि नहीं। अब उसके लिए हमारे पास ये कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी चेयरमैन, मतलब कमेटी। ठीक है, तो उनके जो चेयरमैन है ना, अब जो नए चेयरमैन नियुक्त किए हैं, दैट इज जस्टिस बी आर गवई। अब इस कमेटी के अंदर एक तो चेयरपर्सन होते हैं जो कि यहाँ पे ये हैं, और साथ साथ 9 और मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। तो ये कमेटी और भी मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है अगर इनको जरूरत होती है उस हिसाब से। बाकी आप अगर संविधान की बात करो, तो संविधान के अंदर भी आर्टिकल 39A के अंदर ये बात लिखी गई है कि हमें पुअर और वीकर सेक्शन को फ्री लीगल एड देनी चाहिए। बेसिकली ये क्या है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक डीपीएसपी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 22(1) ये भी यहाँ पे इंश्योर करता है कि सबके लिए यहाँ पे प्रॉपर जस्टिस मिल पाए। न्यू रूलिंग ऑन बेनामी लॉ में अनअर्थ ओल्ड डीड्स। क्या मतलब है इस चीज का?
देखो पहले तो आप ना बेनामी का मतलब समझो। नाम का मतलब तो जानते हो ना, जैसे मेरा नाम ऋषभ है, आपका भी कुछ नाम होगा, ठीक है। तो जब मैंने बोल दिया बेनामी, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बिना नाम के है। क्या मतलब सर? अरे इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है ना, और मैंने पता क्या किया, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी अपने ड्राइवर के नाम के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बेनामी होगी? नहीं, अभी बेनामी नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं किस इनकम के सोर्स से मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं, तब ये बेनामी हो जाती है। बेसिकली एक ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर जो पैसा दे रहा है वो कोई दूसरा है, और वो अपने नाम के ऊपर उसको नहीं खरीद रहा, किसी और के अंडर खरीद रहा है। समझ गए? और ऊपर से सोर्स ऑफ इनकम भी हमें यहाँ पे नहीं पता होता। तो इस चीज को बोलते हैं बेनामी। तो जो बेनामी का असली फायदा होता है, क्या वो ड्राइवर को हो रहा है? नहीं, वो दूसरे पर्सन को नहीं हो रहा, वो उस पर्सन को हो रहा है जो कहीं ना कहीं इस पूरी डील को फाइनेंस कर रहा है। दिस इज नोन एज अ बेनामी प्रॉपर्टी। तो जो पर्सन, जो ड्राइवर या जो जिस भी बंदे के नाम के ऊपर मैं जमीन खरीद रहा हूँ, द पर्सन ऑन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज परचेज्ड, इसको बोलते हैं बेनामदार। और ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है, जो पूरी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। समझ गए इस बात को? तो बेसिकली एक ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर एक बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई नाम नहीं है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर पर्सन दूसरा कोई पे करता है, पर अपने नाम के ऊपर परचेज नहीं करता, किसी और के नाम के ऊपर परचेज करता है, और सोर्स ऑफ इनकम वहां पे डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इसी चीज को बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है। अब सरकार ने ना देखो समय समय के ऊपर इसमें अमेंडमेंट्स की हैं, ताकि हम इसको बेहतर कर पाए, ताकि ये ना जो ब्लैक मनी वगैरह होती है, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं हम यहाँ पे टैकल कर पाए। क्योंकि ब्लैक मनी के लिए ही ये बेनामी वगैरह करी जाती है, जिनके पास बहुत करोड़ों रुपया होता है और अनअकाउंटेड मनी होती है, वो क्या करते हैं, वो इसको इनडायरेक्टली इसके थ्रू यूज करते हैं बेनामी प्रॉपर्टी को, ताकि अपने पैसे को कहीं ना कहीं मैनेज कर पाए। तो 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है ना, इस चीज के अंदर, बेनामी लॉ के अंदर। उस टाइम के ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल और ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। पर 2021 या 22 में, आई थिंक 2022 की बात है, हाँ 2022 में ना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। जजमेंट उन्होंने ये बोला था कि भैया ये जो अपने लॉ है ना, इसका रेट्रोस्पेक्टिव यूजेज नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब समय से पहले। कहने का मतलब क्या, कि आज से मैं इस लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इसका बैक डेट के ऊपर जाके इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था 2022 के अंदर, कि रेट्रोस्पेक्टिव अगर आप यूज करते हो ना, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर अभी क्या हुआ है, जो ट्रिब्यूनल है इसने यहाँ पे रूल ये क्या किया है, इन्होंने बोला है कि अगर मान लो, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है जो 2016 से पहले हुई है, पर वो जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट वगैरह है, जो भी एसेट है, वो अभी भी होल्ड किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या, मेरे ड्राइवर के पास मैंने एक एसेट दे दिया था उसको, मतलब खरीद के दे दिया था, पर ये खरीदा था 2016 के पहले, पर अभी भी अगर मेरे ड्राइवर के पास है, तो वो भी यहाँ पर एज एन ऑफेंस माना जाएगा। ऐसा यहाँ पे ट्रिब्यूनल की रूलिंग है। अब ये कितनी हद तक सही रूलिंग है, कितनी हद तक खराब है, ये आगे मुझे पता है कि आगे हाई कोर्ट वगैरह में इसको चैलेंज किया जाएगा, पर अभी के लिए इन्होंने यही बात बोली है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन डिस्प्यूट्स ने क्या बोला है, कि जब हम बात करते हैं ना इस लॉ के अंदर, जब वर्ल्ड का हेल्ड, तो यहाँ पर वो सारी चीजें भी कवर हो जाती हैं जो कि 2016 से पहले मान लो क्राइम कमिट किया गया था, पर अभी भी वो पर्सन जो बेनिफिशियरी अभी भी उसको होल्ड करके बैठा हुआ है। बेनामी की क्या मतलब होता है, मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एसेट का होल्डर होता है ना, वो उसका ट्रू बेनिफिशियरी नहीं होता। अगर ड्राइवर एसेट को होल्ड कर रहा है ना, ही इज नॉट द ट्रू बेनिफिशियरी। ट्रू बेनिफिशियरी मैं हूं यहाँ पे, जिसने वहां पे ये चीज करके दी है। तो इसी चीज को बोलते हैं बेनामी डील। 2016 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, वहां पर हेल्ड का भी कॉन्सेप्ट आया था अलॉन्ग विद ट्रांसफर। यहाँ पर पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया था, 3 साल से 7 साल कर दिया गया था, और 25% तक का फाइन भी ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पे लगाया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार कॉन्फिस्केट कर सकती है, और आपको बदले में कुछ भी पैसा वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप नोटिस करोगे, बहुत सारे यहाँ पे एजुकेशन हो गया, अप्रूविंग अथॉरिटी हो गया, ठीक है, इनिशिएटिंग ऑफिसर, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो भी ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के साथ यहाँ पे लिंक्ड होते हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एजुकेटिंग अथॉरिटी, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल भी यहाँ पे बनाया गया था अपील्स के लिए। ठीक है। तो जो मैंने कल आपको होमवर्क पूछा था ना, कि द होल्डर ऑफ द एसेट इज नॉट द ट्रू बेनिफिशियरी ओनर, अब आप समझ गए होंगे कि हाँ सर, जिस पर्सन के पास वो होल्ड कर रहा है एसेट, वो उसका ट्रू बेनिफिशियरी नहीं होता। जो कहीं ना कहीं उस ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करता है, वो उसका ट्रू बेनिफिशियरी होता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है, जो प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन फॉर द बाय द गवर्नमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सरकार इस तरह की चीजों को एक तरह से कॉन्फिस्केट, एक जब्त कर सकती है, बिना बदले में कुछ पैसा कॉम्पनसेशन दिए हुए।
तो यहाँ जो पूछ रहा था ना कौन सा इनकरेक्ट है, अरे कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू। इवन ये तो चलो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे दे ही दी, पर इसके अलावा ना यूपीएससी ने भी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि न्यूज में था। अब इसको देखो एक बार, जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एक प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट कंसिडर एज बेनामी अगर ओनर उसका अवेयर नहीं है ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। देखो बहुत ही अपने आप में अबसर्ड स्टेटमेंट है। अगर मैं बोल दूं हर जगह पे जाके कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे नाम के ऊपर कोई जमीन है, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो, ऐसा तो हर बंदा बोल देगा ना, फिर लॉ का बात ही क्या हुई। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही गलत है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज बेनामी है वो कॉन्फिस्केट करी जाती है सरकार के द्वारा, ये बात बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी एपलेट मैकेनिज्म है ही नहीं। अरे कैसी बात कर दी, तीसरी बात बिल्कुल गलत है। तो एक्चुअल में जो स्टेटमेंट करेक्ट है ना वो ऑप्शन नंबर बी टू ओनली है। तो काफी इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2017 के अंदर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई के द्वारा ना रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नए रूल्स लाए गए हैं। क्या मतलब इस चीज का, देखो जैसे मान लो एक कोई बंदा पार्टी का बना रहा है, ठीक है, जब पार्टी बनानी होती है तो भैया हर चीज का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर भी इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी जो पार्टी बना रहा है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। किसके साथ, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है सर, पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब क्या होगा, अब देखो ये पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है इलेक्शन लड़े, हाँ ठीक है, और हो सकता है ये बहुत बढ़िया काम करे। तो ओवर द टाइम हो सकता है ये स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो सकती है, या फिर इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, जैसे आज के टाइम आपका बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी काफी सारी पार्टीज के पास यहाँ पे ये स्टेटस है। पर जरूरी थोड़ी है यार हर पार्टी बढ़िया ही करेगी। हो सकता है या तो ये पार्टी रजिस्टर तो होगी, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको रिकॉग्निशन मिले ही ना, ठीक है ना, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस या तो अच्छा ही नहीं था, या फिर खुद ही इलेक्शन ना लड़े, ठीक है ना। तो ऐसी पार्टीज को क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन तो है इनकी पर ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, इनको RUPP करके नाम से भी जाना जाता है। अब दिक्कत पता क्या आती है, बहुत सारे लोग गड़बड़ घोटाले करते हैं। किस तरह के, पॉलिटिकल पार्टी को ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, अच्छा ठीक है, और इस वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इस वजह से बनाते हैं ताकि पैसों का ना वो कुछ, समझ रहे हो, झोल कर पाए, एक तरह से इनडायरेक्टली कुछ मनी लॉन्ड्रिंग कर पाए, कुछ और अननेसेसरी बेनिफिट्स का एडवांटेज ले पाए। पॉलिटिकल पार्टी बना ली पर कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़े ही नहीं, सिर्फ पैसों का खेल हो रहा है, वहां पे पैसों का कुछ झोल गड़बड़ करा जा रहा है। तो यहाँ पर ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, आपके लिए हम यहाँ पे जो मेजरमेंट है या फिर जो तरीके हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्या तरीके स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक तो पिछले 3 साल का यानी कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स का आपको ऑडिटेड अकाउंट्स यहाँ पे सबमिट करने होंगे। उसके साथ ही साथ पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर आपने कितना खर्चा किया, वो खर्चे का पूरा हिसाब किताब हमें देना होगा। और उस पर्टिकुलर पार्टी के जो भी ऑफिस बेरर्स हैं उन सबके सिग्नेचर्स भी यहाँ पे चाहिए होंगे, ताकि एक तरह से ना वो पॉलिटिकल पार्टी काम करती कैसे है इसके अंदर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लेकर आई जा पाए। अगर ये आप ये सारी चीजें करोगे, डिटेल्स वगैरह दोगे, तभी आपको कॉमन सिंबल अलॉटमेंट यहाँ पे होगा। अदरवाइज अगर आप नोटिस करो ना, जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक तो उनको पूरा मतलब जैसे पार्टी सिंबल अक्रॉस मिल जाएगा, साथ ही साथ उनको ब्रॉडकास्टिंग के टाइम में भी मिलेगा कि उनको एक्सेस मिलता है टीवी का, बाकी सारी चीज़ों का, इलेक्टोरल रोल्स का एक्सेस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, सिंबल को एलोकेट किया जाता है, अलॉट किया जाता है एज पर इलेक्शन सिंबल 1968। बहुत सारे इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, जैसे 100+ सिंबल्स होते हैं, उनमें से कोई भी आप 3 सिंबल्स को बताओगे, अकॉर्डिंगली उन तीनों में से कोई भी एक एक सिंबल आपको अलॉट कर दिया था। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। बाकी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका तो हाथ का है, आपका जो बीजेपी है उसका आप कमल का फूल आप देखते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। बाकी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो सिर्फ 30% RUPPs इन्होंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट किया था, ठीक है ना। तो ये बातें भी आपको यहाँ पे थोड़ा एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि रिक्वायरमेंट क्या है एलोकेशन ऑफ सिंबल्स की, कि कम से कम 5% ऑफ टोटल कैंडिडेट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने यहाँ पे इलेक्शंस कॉन्टेक्स्ट किए होने चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन सिंबल्स तब यहाँ पे इस तरह से दिए जाते हैं। बाकी ईसीआई के बारे में तो देखो बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं। ईसीआई के अंदर आज कितने मेंबर्स हैं, देखो एक तो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और साथ ही साथ ये 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ये नंबर कैसे डिफाइन होता है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ये आपके प्रेसिडेंट साहब समय समय के ऊपर डिटरमिन करते हैं। आर्टिकल 324 का बात यही होता है, सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल यहाँ पे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे ईसीआई का 6 साल का टेन्योर, मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर्स का, एंड साथ साथ एज कितनी होती है 65 ईयर्स मैक्सिमम, जो भी अर्लियर हो जाएगा वो अकॉर्डिंगली देखने को मिलता है, और ये कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल, जो कि सिमिलर होता है सुप्रीम कोर्ट जज के रिगार्डिंग, और पार्लियामेंट ये पर्टिकुलर प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। इनफैक्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था इसके रिगार्डिंग, आई होप अब ये आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, जहां बता रहा है पहला स्टेटमेंट कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने प्रॉपर नंबर ऑफ वोट सिक्योर नहीं करे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बोला जाता है यस वो रजिस्टर्ड हैं पर अनरिकॉग्नाइज्ड है। दूसरी बात कह रहा है कि उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देने की जरूरत, अरे नहीं, उनको जरूरत है, जैसा कि अब ईसीआई ने बोल दिया है। तो पहला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर हियर। नो राइट टू रेजिडेंस फॉर फॉरेनर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली हाई कोर्ट। दरअसल में ना एक बांग्लादेश का एक पर्सन था, ठीक है, वो इंडिया में काफी टाइम से रह रहा था, उसने काफी सारे रिट्स वगैरह यहाँ पे फाइल करी थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि आपके पास राइट टू रिसाइड इन इंडिया एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता है कि राइट टू रिसाइड फॉर फॉरेनर्स इन इंडिया इज नॉट एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 1955 के एक जजमेंट का हवाला दिया, जहां पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ऑलरेडी बोली हुई है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फॉरेनर को वो एक्सपेल कर सकती है। ठीक है ना, उसके साथ ही साथ आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो फॉरेनर्स के लिए जो राइट है ना वो लिमिटेड है। ठीक है ना, तो आप नोटिस करोगे कि हमारे पास फॉरेनर्स को भी हमने राइट बहुत सारे दिए हुए हैं, पर राइट टू रेजिडेंस फॉर फॉरेनर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ये वाली चीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो लीगल राइट्स की बात करें फॉरेनर्स के लिए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 का, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, यहाँ पर ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, फॉरेनर्स कब आएंगे, किस तरह से रहेंगे, कैसे वो एग्जिट होंगे, ये सारी चीजें। साथ ही साथ इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि किस तरह से इनकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, या फिर एसोसिएशंस नहीं ये बना सकते। एट द सेम टाइम हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, इनको इम्प्रिजन किया जा सकता है, कंफाइनमेंट की जा सकती है, एक्सपेल किया जा सकता है इंडिया से। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर्स यहाँ पे देती हैं। उसके साथ ही आपका 1920 का पासपोर्ट एक्ट हो गया, फॉरेनर्स एक्ट 1946 का, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे डिपोर्ट कर सकते हैं। तो दरअसल में ना, क्योंकि इसने रिट लगाई थी इस पर्सन ने, तो थोड़ा सा हमें रिट्स के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते होंगे कि रिट्स हमारे आर्टिकल 32 के अंदर देखने को मिल जाती है, फंडामेंटल राइट ही है एक तरह से। तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो 5 तरह की रिट्स होती हैं, जैसे एक होती है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है ना, तो जो भी ध्यान रखना, तो इस पर्टिकुलर रिट की मदद से जो कोर्ट होता है वो डायरेक्ट करता है कि जिसको भी डिटेन किया गया है उसको सामने लेकर आया जाए। ठीक है ना, ध्यान रखना ये पब्लिक के अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी एंड इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी यहाँ पे इशू करी जा सकती है। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि कोई बंदा अगर मान से कोई काम नहीं कर रहा, अपनी लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे हम इशू कर सकते हैं, विच कैन बी अ पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ट्रिब्यूनल, इंफीरियर कोर्ट या फिर गवर्नमेंट। उसी तरह से दो चीजें होती हैं, एक होती है सर्श्योरी और एक होती है आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के थ्रू क्या होता है, एक कोई कोर्ट होता है जो कि आपके लोअर कोर्ट्स को प्रोहिबिट करता है ऐसा कुछ करने से जो कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है। ऑन द अदर हैंड जो आपकी सर्जरी होती है वो क्यूरेटिव इन एक्शन होती है, जहां पर आप नोटिस करोगे कि मान लो किसी ने कुछ अपना जजमेंट दे दिया, जैसे ट्रिब्यूनल हो गया, किसी लोअर कोर्ट ने दे दिया, तो वहां पर उसको ठीक करने के लिए सर्श्योरी का रिट यूज करी जा सकती है। आखिरी जो रिट होती है दैट इज क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। अगर मान लो किसी पर्सन के द्वारा कोई ऐसा ऑफिस होल्ड किया गया है जो कि उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है, तो वहां पर आपकी क्यू वारंटो रिट यहाँ पे काम आ जाती है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। कल मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक होमवर्क भी दिया था, जैसे ये था इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को नहीं है। देखो इसका तरीका ना याद करने का यही है कि आपके जैसे आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 16 की आप बात कर लो, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये आपके फंडामेंटल राइट के अंदर टोटल 5 ऐसे राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिटीजन आपके सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को आपके अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एजुकेशन राइट, एंड उसके साथ ही साथ ये आपके 5 आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दरअसल में जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये वाला फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो फोर्थ यहाँ पे गलत है, पहले 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। इसके अलावा ना कुछ और भी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस के अंदर वोट करना टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, वो फॉरेनर्स नहीं यूज कर सकते। आपको पार्लियामेंट के लिए आपने लड़ना हो, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लड़ना हो,
उसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एट द सेम टाइम अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स बनना है, तो उसके लिए भी आप फॉरेनर नहीं हो सकते। यू नीड टू बी एन इंडियन सिटीजन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। सेंटर इशू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, उसके द्वारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कोचिंग संस्थाएं होती हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे इशू करी गई हैं। क्या है ये गाइडलाइंस? देखो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि आपको ना, अगर आपने हमारा कोर्स खरीद लिया तो 100% आप क्लियर कर जाओगे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे जो झूठे क्लेम्स किए जाते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे बोला जाता है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स करी जाती हैं, उन सभी चीजों के ऊपर यहाँ पर रोक लगाई गई है। ऑन द अदर हैंड दूसरा बात है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। जितने भी आपके कोचिंग सेंटर्स होंगे उनको लोकल जो अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करी गई है, उनके साथ रजिस्टर करना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप यहाँ पे नहीं वर्क कर सकते। एट द सेम टाइम जितनी भी ब्रांचेस होगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उनको एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या कि मान लो एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी एक ब्रांच है चंडीगढ़ के अंदर और दूसरी ब्रांच है चेन्नई के अंदर, तो दोनों ये जो अलग अलग आपकी ब्रांचेस है ना, इनको अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली ये अलग मानी जाएगी और ये अलग। उसी तरह से 16 साल से कम बच्चे जो होंगे वो यहाँ पे एडमिट नहीं किए जा सकते, उसके बाद ही किए जा सकते हैं। बेसिकली आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ही वो यहाँ पर एडमिशन यहाँ पे ले पाएंगे। एट द सेम टाइम जो पढ़ाने वाले होंगे उनके कम से कम जो क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए, कि कम से कम वो ग्रेजुएट जरूर हुए होने चाहिए। एट द सेम टाइम फीस जो होनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए और जस्ट होनी चाहिए, और साथ साथ प्रॉपर रिसिप्ट प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक महीने का कोई कोर्स किसी से खरीदा और उसकी फीस है 5 लाख रुपए। ये तो अनरीजनेबल है ना, अनजस्ट है ये तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ड्यूरिंग द कोर्स आपकी फीस इंक्रीज नहीं करी जा सकती, ना ही कोर्स फीस ना ही हॉस्टल के जो चार्जेस। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने आपको बोला कि इस कोर्स की फीस 1 लाख है और बीच में जाके बोल दिया कि नहीं नहीं इस कोर्स की फीस बढ़ गई 1.5 लाख। ये नहीं की जा सकती। एट द सेम टाइम जैसे बहुत सारे बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनको कई बार कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो उनको हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो हॉस्टल की भी फीस बीच में नहीं बढ़ाई जा सकती। स्टार्टिंग में आप जो बताओगे वही ड्यूरिंग द कोर्स वहां पे रहेगी। एट द सेम टाइम अगर किसी को विड्रॉ करना हो कोर्स के बीच में, तो उसको यहाँ पे प्रो रेटा रिफंड यहाँ पे उसको मिल जाएगा विद इन 10 डेज। बेसिकली अगर किसी ने 5 साल का कोर्स लिया हुआ है या 2 साल का मान लो कोर्स लिया हुआ है, अगर वो 6 महीने बाद छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली जो भी उसके पैसे बनेंगे वो उसके कट जाएंगे, बाकी उसको रिफंड मिल जाएगा। कंप्लेंट मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मतलब इनके अगेंस्ट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कोचिंग सेंटर वाले भी बच्चों के अगेंस्ट या पेरेंट्स के अगेंस्ट वो भी केस यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल की जो नॉर्मल स्कूल के आवर्स होते हैं उस टाइम के साथ इनके टाइमिंग्स ओवरलैप नहीं करने चाहिए। एट द सेम टाइम एक जो सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगी है वो ये है कि मैंडेटरी वीक ऑफ यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली हफ्ते में कम से कम एक दिन तो छुट्टी होगी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि 7 दिन काम हो रहा है। और ये चीज स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ट्यूटर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। बेसिकली कुछ लोग होंगे ना जो मान लो कि 6 के 6 दिन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे उनकी कुछ क्लासेस लग रही है, मान लो डेली करंट अफेयर्स, फिर संडे को भी उनकी कुछ क्लासेस हो, तो नहीं। तो इस वजह से बच्चों को भी वहां पे, ठीक है ना, बच्चों को भी वहां पे छुट्टी मिलेगी एक दिन की कम से कम, और जो पढ़ाने वाले होंगे ट्यूटर्स उनको भी एक दिन की पक्का ही छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके अलावा टीचर स्टूडेंट रेशियो को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग वो उसका चीज का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। कुछ और आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं। देखो बहुत सारे पिछले दिनों के अंदर ना कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगने की खबरें हमारे पास सामने आई थी। तो वो क्यों लगती हैं आग? कई बार हो सकता है कि वहां पे प्रॉपर फायर कंप्लायंस ना हो, ठीक है, बिल्डिंग कोड्स इन सब के साथ कंप्लाई करना मैंडेटरी है। और कोचिंग सेंटर्स का जो एरिया होगा वो मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट इन ईच क्लास होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अदरवाइज कल को क्या होगा, कल को इतना ज्यादा बच्चे कम जगह के अंदर आपने भर दिए तो कल को मान लो कुछ भी हो जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो बच्चों के लिए वहां से निकलना आसान होना चाहिए। सीसीटीवी वगैरह लगे होने चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस। और अगर ये सब आप चीजें फॉलो नहीं करते हो तो इस केस में, पहले केस में पेनल्टी लगेगी 25,000 की, सेकंड ऑफेंस के अंदर पेनल्टी 1 लाख की, एंड बार बार ब्रीच होने पर रजिस्ट्रेशन को रिवोक भी किया जा सकता है। अब देखो गाइडलाइंस तो दे दी, पर इनका इंप्लीमेंटेशन किस हद तक होता है, स्टेट और यूटीज आपकी किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करती हैं, वो एक देखने वाला क्वेश्चन मार्क रहेगा।
अगला आर्टिकल बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में, जहां उन्होंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स को के लिए एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल एम, उसमें चेंजेस किए। शेड्यूल एम किससे रिलेटेड है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल से। क्या चेंजेस किए गए हैं? इनमें बोला गया कि भारतीय दवाओं का स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर हर कंपनी चाहे जेनरिक की क्यों ना हो वो उसके ऊपर बेहतर तरीके से काम करे। जो इंडिया का ड्रग अमेंडमेंट रूल 2023 है उसको रिवाइज किया गया और एक ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के साथ कंसल्टेशन में ये बोला गया कि जो भी दवाइयां इंडिया में प्रोड्यूस होंगी उन्हें आप जो बेसिक स्टैंडर्ड है, जैसे हो गया आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन से गुजरना ही पड़ेगा। ये क्यों किया गया है? याद रखिए, कुछ भारतीय प्राइवेट कंपनीज के जो कफ सिरप्स थे उज्बेकिस्तान और कई देशों में कई बच्चों की उनसे मौत हुई थी। कहा गया था कि इनकी क्वालिटी कमजोर रहती है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो है वो दुनिया पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाई पूरी तरह से, खासतौर पर यूरोप, जापान और डेवलप मार्केट में, क्योंकि कहा जाता है कि क्वालिटी की कमी रहती है। दाम घटाने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो अब 6 महीने की डेडलाइन दी गई है स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को और 12 महीने की लार्ज यूनिट्स को कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस है वो एक्रेडिटेशन प्राप्त करें और अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, ताकि हम ये कह सकें कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से दवाइयां बना रहे हैं। 5 नई कैटेगरीज भी ऐड की गई हैं, जिसमें सेक्स हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स को ऐड किया गया है। और ये रूल बनाए गए हैं ताकि कंपनी अपने क्वालिटी को बढ़ाए और बेहतर तरीके से इंडिया ग्लोबल मार्केट में एक पॉइंट पे अपनी जो कैपेसिटी वो इंक्रीज करे, प्लस इंडिया के जो कंज्यूमर्स है जो इन दवाओं का सेवन करते हैं वो भी बेहतर स्थिति में पहुंचे। तो जिनके पास भी 250 करोड़ से कम का टर्नओवर है उनको 12 महीनों के अंतर्गत करना है और लार्ज मैन्युफैक्चरर्स को 6 महीने का टाइम दिया गया जिनका 250 करोड़। अब याद रखिए, WHO का जो एक्रेडिटेशन है वो बड़ी कंपनीज को 12 महीने में करना है और यहाँ जो रूल्स हैं, अगर बड़ा टर्नओवर है तो जो ओवरऑल रूल्स हैं वो बड़ी कंपनीज को 6 महीने में करने हैं और छोटी कंपनीज को 12 महीने में करने हैं। तो जो WHO का एक्रेडिटेशन है उससे उल्टा यहाँ में सिस्टम चल रहा है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं आपको कितनी चीजें समझ आए, क्या आपने सही पहचाना। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ईवीएम्स एंड वीवीपैट। देखो, दरअसल में एक बात समझो, आप लोग भी जैसे अभी 2024 में, मतलब आप पता नहीं, आप में से ज्यादातर लोग आई थिंक 18 प्लस तो होंगे ही, तो आप भी वोट डालोगे। 2024 के इलेक्शन अभी आने वाले हैं लोकसभा के, उसके अंदर ना ईवीएम्स के लेकर ना फिर से थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं कि क्या ईवीएम ठीक है, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना इन सभी चीजों के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है कि यार नहीं, ये सारी चीजें ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारी चीजें, वो सारी चीजें। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम बात करते हो ना, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ना दरअसल 2 हिस्से होते हैं। ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला देख पा रहे हो? हाँ जी सर, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और ये जो सर बीच में लगा हुआ है, ये क्या है? अरे इसी पे तो वोट डालते हो, दिस इज बैलेटिंग यूनिट, जिसपे बैलेट आप मतलब वोट डालते हो, ठीक है। इसमें ना बैलेट यूनिट के ऊपर सारे नाम लिखे होते हैं कि ऐसे ऐसे ये पार्टी, ये पार्टी का सिंबल इस तरह से। आखिरी में नोटा लिखा होता है, नन ऑफ द अबव, अगर आपने किसी को नहीं डालना, कोई पसंद नहीं है आपको इनमें से। तो यहाँ पर ये बैलोटिंग यूनिट आपके सामने होता है और ये जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है ये किसके पास होता है? ये आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास में होता है, ठीक है ना। एक बार वो आपको वेरिफिकेशन चेक करेंगे कि हाँ आप ही पर्सन हो, अकॉर्डिंगली आप फिर यहाँ पे जाओगे इस बैलेट यूनिट के सामने और जिसको भी आपको वोट डालनी है उसको डाल पाओगे। गेटिंग इट? तो कंट्रोल यूनिट और ये जो ईवीएम है ना, इनको एक केबल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है सर। ये बात तो समझ आ गई कैसे हम वोट डालते हैं। ये साथ में तीसरी चीज क्या है? अरे ये होती है वीवीपैट। सर ये क्या चीज है? अब दिस इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मैं आपको समझाता हूँ। जब ना आपने मान लो किसी को यहाँ पे वोट डाल दिया, एग्जाम्पल कोई भी 5वें नंबर के कैंडिडेट को मान लो आपने यहाँ पे वोट डाल दिया, तो 5वें नंबर वाले कैंडिडेट का कौन सी पार्टी थी, आपका किसको वोट गया, वो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए दिखता है, ठीक है ना। एक स्लिप आती है बेसिकली, जहां पर सीरियल नंबर, नाम और सिंबल उस कैंडिडेट का, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। दरअसल में वीवीपैट को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम और भी मतलब ट्रांसपेरेंसी लेके आ पाए कि आपका वोट उसी को जा रहा है जिसको आपने डाला है। ऐसा नहीं कि वोट इसको डाला पर गया किसी और को, नहीं, जिसको आप वोट डाल रहे हो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अकॉर्डिंगली आप उसी टाइम के ऊपर उसको वो भी कर सकते हो, उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ यार मेरा वोट सही बंदे को ही गया है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे 31 स्टेट्स और यूटीज के अंदर 613 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे चलाया जा रहा है ताकि इलेक्शन से पहले प्रॉपर यहाँ पे अवेयरनेस हो लोगों के रिगार्डिंग, ठीक है, लोगों को इनके रिगार्डिंग। ईवीएम का जैसे मैंने आपको बता ही दिया, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें 1982 के केरला इलेक्शंस के अंदर ना पहली बार ईवीएम को
पायलट बेसिस के ऊपर यूज किया गया था। बाद में 2004 इलेक्शन जो लोकसभा के हुए थे वो तो ईवीएम्स के ही हो रहे हैं, उसके बाद से डेफिनेटली ईवीएम्स ही यहाँ पे चलते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए के सेक्शन 61A यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, जहां पर ईसीआई को एम्पावर किया गया ईवीएम्स को यूज करने के लिए। कौन इनको बनाता है? देखो इनको बनाया जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के द्वारा, जो कि एक डिफेंस पीएसयू है, और साथ ही साथ ईसीआईएल। ईसीआईएल क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक पीएसयू ही है जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोग मिलकर ईवीएम को यहाँ पे बताते हैं। मैंने जो आपको बता रहा था वीवीपैट, जो तीसरी वाली मशीन थी, ये क्या है? ये ईवीएम के साथ ही अटैच होता है। यहाँ पर एक पेपर स्लिप आती है जहां पर सारा डेटा वगैरह होता है, किसने किसको यहाँ पे, मतलब किसने किसने को नहीं, आपने जिसको जिसको वोट डाला उसका नाम, ठीक है, उसका सीरियल नंबर और उसका सिंबल आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 7 सेकंड्स के लिए विजिबल रहता है ट्रांसपेरेंट विंडो को, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कट हो जाता है एंड ड्रॉप इन हो जाता है वो जो प्रिंटेड स्लिप होती है। इसको पहली बार 2013 के अंदर यूज किया गया था। इसको सिर्फ पोलिंग ऑफिसर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर इसको ऑल इंडिया लेवल के ऊपर भी यूज किया गया। एक्चुअली ना ये वर्क करता है। मैंने खुद पिछली बार जब वोट डाला था तो मेरे सामने भी लिखा आ गया था कि हाँ ऐसे आपने इसको वोट डाला है, तो ये सही चीज है। मतलब उसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या क्या ईवीएम्स के रिगार्डिंग कुछ जुडिशरी ने कुछ बोला है, बिल्कुल। देखो एक पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर नोटा ऑप्शन को इंक्लूड किया गया था कि अगर मान लो आपको किसी को नहीं पसंद वोट करना तो आप मत करो, मतलब वहां पे नोटा को वोट करके आ जाओ, ताकि आप अपना एक तरह से ये दिखा पाओ कि यार इतने सारे आपने कैंडिडेट खड़े करे, हमें कोई भी पसंद नहीं आया। उसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 का केस हुआ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर ट्रायल एक रिक्वायरमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, एंड वहीं से ही वीवीपैट का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस था। यहां पर बोला गया कि 5 वीवीपैट पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको यहां पर वेरीफाई किया जाएगा मैन्युअली, ताकि ये देखा जा पाए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इनफैक्ट ना लास्ट सैटरडे को मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, इसका अगर आप आंसर करने की कोशिश करो ना, जैसे पहला स्टेटमेंट देखें कि ईसीआई क्या करता है, इलेक्शंस को एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस करेक्ट। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अरे नहीं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स तो डायरेक्टली आप अपॉइंट करते हो, इनको इलेक्ट थोड़ी करते हो। तो ईसीआई क्या करता है सर? ईसीआई आपका आपका लोकसभा, आपका राज्यसभा, आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गया, और साथ ही साथ आपका जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को एडमिनिस्टर करता है। तो पहला आपका इस वजह से गलत हो जाएगा, गवर्नर की वजह से। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ईवीएम के 2 यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तो सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। देखो इस पर्टिकुलर कैंपेन की कुछ आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना, बट मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब देखो 26 जनवरी आने वाली है, ठीक है, 2 दिन ही बचे हैं, परसों ही 26 जनवरी है, बिल्कुल ठीक बात है। अब उस 75वें रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के ऊपर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे? ये यहाँ पर इस कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, इसको यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे हमारी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो हमारे देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें यहाँ पे करी गई हैं, तो जो भी उनके अंदर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं, हम यहाँ पे उनको लिए कमिटमेंट रीअफर्म करेंगे। और यहाँ पे कुछ कैंपेन की थीम्स बनाई गई हैं, जैसे सबको न्याय, हर घर न्याय। जैसे आपको मैं बताता हूँ, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट या यूटी लेवल के ऊपर अलग अलग तरह से लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करी जा रही है इन सभी चीजों के रिगार्डिंग, सरकार की स्कीमों के रिगार्डिंग, सरकार के अलग अलग लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट या यूटी लेवल के ऊपर न्याय सेवा मेला लगेगा, ठीक है ना, जहां पर आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर न्याय सहायक होंगे, वो घर घर जाके डोर स्टेप्स के ऊपर जाके इस तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे। विलेज लेवल के ऊपर विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर्स, एंड ये प्लेज वो अकॉर्डिंगली वहां पे पढ़ पाएंगे। बाकी आप जानते हो, देखो पिछले साल जब 15 अगस्त हुआ, मतलब इस साल नहीं 2022 माला, उस दिन 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंच प्रण लिए गए, यानी कि 5 जो प्रोमिसेस थी, 5 जो प्लेज थी, जहां पर हमने बात करी कि इंडिया को हम क्या बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे। तो लोगों तक उस पर्टिकुलर चीज को भी पहुंचाया जाएगा नव भारत नव संकल्प के अंतर्गत। उसी तरह से विधि जागृति अभियान, यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो मैसेज में बात कर रहा था पंच प्रण वाला, ये आपके जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस एक आइडिया लो कि ये हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन क्या है। अंदर आपकी डिटेल्स ज्यादा नहीं पूछेगा। एक न्याय सेतु है, न्याय सेतु के अंतर्गत क्या होगा, जो लीगल सर्विसेज हैं उनको लास्ट माइल तक पहुंचाया जाएगा। एक आप दिशा के बारे में जानते होंगे, डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। यहाँ पर क्या होगा ना, आपके जैसे लोग हैं,
अगर मान लो कोई केस वगैरह हो जाए, कुछ लड़ाई वगैरह हो जाए किसी के साथ, तो प्री लिटिगेशन एडवाइस यहाँ पे इसके द्वारा दी जा सकती है, तो वो आपको मदद करेगी लीगल एडवाइस के फॉर्म के अंदर। उसके अलावा न्याय बंधु हो गया, यहाँ पर ये प्रो बोनो लीगल सर्विसेज की बात हो रही है कि मान लो आपने कोई केस वगैरह करना है पर आपके पास पैसे नहीं है उसको लड़ने के लिए उस केस को, तो यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा का प्रो बोनो एडवोकेट्स का एक नेटवर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी जस्टिस को बढ़ाया जाएगा थ्रू भाषणी एंड इग्नू। भाषणी के थ्रू पता क्या होता है, आपकी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वो भी कि लैंग्वेज की वजह से ऐसा ना हो कि आपको न्याय ना मिले, इसको भी रोकने के लिए ना कि आपको न्याय मिले, इस चीज के लिए भी चीज देखने को मिल जाती है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी जस्टिस बिटवीन भाषणी एंड इग्नू। तो ये कुछ स्टेप्स थे अलग अलग जो हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन के अंतर्गत आते हैं। मुझे पता है देखो इतने सारे कैंपेन्स हैं, हर किसी की डिटेल शायद याद करना बहुत मुश्किल है, बट एक ओवरऑल आइडिया जरूर रखो कि हमारा भारत हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन है क्या, एंड साथ ही साथ कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये रन किया जा रहा है, जहां पर जो भी हमारे संविधान के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल इंश्राइंड है हम उनको यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेक्स इट क्लियर दैट आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड बर्थ डेट। देखो यूपीएससी ने ना आज से 3 या 4 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि आधार इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये एज इट इज लाइन आई थी और वो स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स। कि बेसिकली आप जानते हो आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है, आप सबने देखा होगा 12 डिजिट का, ऐसे 4 इधर 4 इधर 4 इधर, इस तरह से 12 डिजिट का आपको आधार देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर कर दी है कि भैया आधार आपकी कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये तो पहले भी सर बता चुके थे बिल्कुल, अब साथ में इन्होंने ये भी बोल दिया है कि ये डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। कई बार आप नोटिस करते हो ना, जैसे आपको कई बार बोला जाता है कि यार अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, और उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट शेयर करो, तो कुछ बच्चे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट डाल देते हैं, ठीक है दैट्स गुड। कुछ लोग अपना 10th का सर्टिफिकेट डाल देते हैं, बिल्कुल उसको भी डाला जा सकता है, पर वहां पर आप आधार नहीं बोल सकते कि यार ये देखो मेरे आधार के ऊपर ये डेट ऑफ बर्थ है तो यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ यही हुई, नहीं। आधार, ध्यान रखना, ना ही सिटीजनशिप का प्रूफ है ना ही डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि आप नोटिस करो आधार ना फॉरेनर्स का भी बनता है, बिल्कुल। अगर कोई पर्सन है, कोई फॉरेन नेशनल है, वो यहाँ पर रहना चाहता है कुछ समय के लिए, मान लो जो 6 महीने के लिए रहना चाहता है, बेसिकली 180 डेज के लिए, वो भी अपना आधार बनवा सकता है। तो सिटीजनशिप तो कतई ये प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कल को आपने वोट डालने जाना हो और वहां पे आप दिखाओ कि यार ये रहा मेरा वोटर कार्ड, सॉरी आधार कार्ड। नहीं, आधार कार्ड डाल दिखाकर आप वोट नहीं डाल सकते। ऑन अ सिमिलर वे आपके ये बर्थ डेट का भी प्रूफ नहीं है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग पूछी हुई है, दोबारा भी आपसे वो पूछ सकता है। फ्लोर टेस्ट जो कि हमें झारखंड के अंदर देखने को मिला, देखो न्यूज से ज्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर फ्लोर टेस्ट होता क्या है, क्या इसका यहाँ पे अर्थ हमें देखने को मिलता है। फ्लो टेस्ट की इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जो सरकार है उसके पक्ष में और उसके पक्ष में कितने टोटल हमें मेंबर्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली एक कॉन्फिडेंस मोशन की तरह ये देखा जाता है। ध्यान रखिएगा ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो भी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है बाय द गवर्नर, उनको बोला जा सकता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ कीजिए ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जब इस मेजोरिटी को क्वेश्चन किया जाता है। अब यहाँ पे इससे पता लगता रहता है कि लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस है उनके अंदर या नहीं है। जब भी ये वोटिंग होती है, फ्लोर टेस्ट जब होता है, तो वहां पर हाउस को प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर जी यहाँ पे उसको प्रिसाइड करते हैं। अगर मान लो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि उनके पास नंबर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे फिर चीफ मिनिस्टर जी को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है। एक्सेप्शन इसमें आपको एक नोटिस करनी होगी कि यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट का 2023 के अंदर जजमेंट आया था महाराष्ट्र के केस के अंदर, उसमें ये बात बोली गई थी कि फ्लोर टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम टू रिजॉल्व इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स और इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट्स। कहने का अर्थ क्या, मान लो एक पार्टी है, ठीक है ना, इस पार्टी के 2 हिस्से हो जाए, ठीक है, और एक्चुअल में दोनों बोले कि यार हम ही सही वाली है और ये बोले कि नहीं हम ही रियल ये पार्टी है, तो ये जो इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स हुए हैं ना, इनको रिजॉल्व करने के लिए आप फ्लोर टेस्ट नहीं करवा सकते, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2023 के जजमेंट के अंदर बोला गया था। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी आप सभी जानते होंगे, देखो गवर्नर का रोल यहाँ पर भी आ जाता है, और नॉर्मली तो है ही है गवर्नर का रोल, ठीक है ना, जो जब भी लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट को प्रोरोक करना होता है, समन करना होता है या डिसॉल्व करना होता है, वहां पर गवर्नर का रोल डेफिनेटली आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं गवर्नर के रिस्पेक्ट में, एक आपका एसआर बमई केस 1994 का, एंड साथ में ही नबम रेबिया केस आपका 2015 का। यहां पर बोला गया था कि अगर मान लीजिए गवर्नर के पास ऑब्जेक्टिव रीजंस है, गवर्नर को लगता है कि हाँ एक्चुअल में जो वहां की सरकार है शायद उसके पास नंबर नहीं है, तो ऐसे टाइम के ऊपर फ्लोर टेस्ट को बुलाना वो अपने आप में संविधान का वायलेशन नहीं है।
ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव रीजंस होंगे, अगर उनके पास कोई प्रॉपर रीजन होगा उस फ्लो टेस्ट को बुलाने का, तो वो फ्लो टेस्ट को बुला सकते हैं। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर बोला गया है। स्मार्ट ग्राम पंचायत, रेवोल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, क्या है इसका अर्थ? देखिए, पहले ना मैं आपको पीएम वाणी स्कीम के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। अब देखो, आज से शायद आप लोग समझ ना पाओ, पर आज से कुछ टाइम पहले ना बहुत सारे एसटीडी, पीसीओस, ये सब हुआ करते थे। आजकल तो सब किसी के पास मोबाइल फोन है, तो किसी को भी कॉल करना बड़ा आराम से हो जाता है। पहले ना कई बार आपको फोन वगैरह करने के लिए एसटीडी, पीसीओस हुआ करते थे। ठीक है, आजकल तो बहुत कम हो चुके हैं। आप लोगों ने मूवीज के अंदर ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखी होंगी। अब एसटीडी, पीसीओ के माध्यम से आप क्या करते थे? आप कॉल कर पाते थे। इसी तरह से इन अ सिमिलर मैनर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हर गांव, हर एरिया में प्रॉपर वाईफाई पहुंचे। जैसे एसटीडी, पीसीओ वाले बूथ होते थे ना, हम चाहते हैं कि ऐसे वाईफाई बूथ्स हम पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे हों। इसी स्कीम का नाम क्या है? पीएम वानी स्कीम। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कोई एक पर्सन है, मान लो ये चाय बेचने वाला है आपके एरिया के अंदर, या फिर किराने की दुकान है इस बंदे की, या फिर कोई छोटा मोटा दुकानदार भी है। वो अपनी दुकान के ऊपर क्या कर सकता है? वो एक पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनवा सकता है। ठीक है, एंड जो भी यहाँ पे इस दुकान पे कस्टमर आएगा, उसको ये कुछ पैसा चार्ज करके अकॉर्डिंगली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इससे पता क्या होगा? पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं हम नोटिस करेंगे वाईफाई का जो रेवोल्यूशन है वो पूरे इंडिया में फैल जाएगा। पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी हो जाएगी। जितना भी रिमोट लोकेशन क्यों ना हो, वहां पर भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा बहुत ही कम पैसे के अंदर। डू यू गेट द पॉइंट? तो सिमिलर टाइम में, जैसे आज से 15 साल पहले शायद एसटीडी, पीसीओस होते थे, अब उसी तरह से हम कहीं ना कहीं ये वाईफाई की तरफ यहाँ पे हम मूव करें, ताकि सबको यहाँ पे एक इस तरह से इंटरनेट का प्रॉपर एक्सेस मिल पाए। इसी स्कीम का नाम क्या है? पीएम वानी, दैट इज वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ध्यान रखना, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, बेसिकली इसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आता है, वो यहाँ पे इस चीज को देखता है। इसने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर होगा क्या कि इंडिया में अलग अलग एरियाज में, स्पेशली रूरल एरियाज में, जहां पर इतना अभी इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, वहां पर भी हम ये चीज प्रोवाइड कर पाए। तो ये जो चीजें होंगी ना, इनको बोला जाएगा पीडीओ। ये जो किराने का वाला बंदा, या जो छोटा मोटा दुकानदार हो गया, या फिर चाय बेचने वाला हो गया, ये क्या होंगे? ये पीडीओस बोलेंगे इनको, पब्लिक डेटा ऑफिस। ठीक है, यही वाईफाई हॉटस्पॉट एस्टेब्लिश करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इंटरनेट यूजेज देंगे। ऑन द अदर हैंड, इन सब के ऊपर होगा, पीडीओस के ऊपर होगा एक पीडीओए, दैट इज पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। ये इन पीडीओस को अकाउंटिंग सर्विसेज और ऑथराइजेशन देगा। फिर साथ साथ इसमें एक ऐप प्रोवाइडर भी होगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा? इस ऐप के अंदर जितने भी आपके एरिया के अंदर हॉटस्पॉट होंगे, आपको वो सारे यहाँ पर दिखते रहेंगे। तो जैसे एज अ यूजर, मान लो मैं किसी दुकान पे गया, मैं उसको बोलता हूँ भाई वाईफाई चाहिए, तो इस ऐप के माध्यम से मैं देख पाऊंगा मेरे आसपास कहाँ कहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट है, एंड वहां जाकर छोटी सी पेमेंट कर कर मैं उसको यूज कर पाऊंगा। मान लो आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मुझे 100 MB यूज करना है, तो मान लो मुझे 5 रुपए देने पड़े। तो इस तरह से छोटे छोटे रुपीज के माध्यम से हम ये चीज कर पाएंगे। और एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, जहां पर इन सबका डेटा प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। इसका बेनिफिट आप समझ गए होंगे, रूरल एरियाज के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली ये जो आपके दुकानदार हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपनी एडिशनल इनकम यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे, एंड डिजिटल इंडिया का जो सपना था उसको हम पूरा कर पाएंगे। ये है पीएम वानी स्कीम। अब यहाँ पर बात आते हैं मुद्दे की कि स्मार्ट ग्राम पंचायत ये है क्या। देखो, एक्चुअली हमारे जो रोड डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्टर है ना, उनके द्वारा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। इसके माध्यम से इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया, ये किया बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पर ये पापरोर ग्राम पंचायत है इसके अंदर। अब यहाँ पर ये पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बेगूसराय बनेगा जहां पर सभी ग्राम पंचायत को वाईफाई सर्विसेज के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट ग्राम पंचायत। ठीक है ना, कि जहां पर हमारे पूरे एरियाज में यहाँ पे प्रॉपर वाईफाई होंगे, सबको यहाँ पे ये चीज मिल पाएगी। तो पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है और साथ साथ बीएसएनएल ने मिलके ये सब पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाने की यहाँ पे कोशिश करी है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, जो पीएम वानी स्कीम है ना, ये तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंतर्गत, पर ये जो स्मार्ट ग्राम पंचायत का ओवरऑल विजन है, वो आ जाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, किस तरह से हम अलग अलग ग्राम पंचायत तक ये पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इससे कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रामीण भारत है वो भी इंक्लूसिव और एम्पावर्ड बन पाएगा, और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिवाइड है, वो डिवाइड को हम काफी हद तक ब्रिज कर पाएंगे। तो दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा, पीएम वानी का भी एंड दूसरी और स्मार्ट ग्राम पंचायत का भी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लॉ कमीशन रिपोर्ट्स ऑन
एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। इसके ऊपर आते हैं कि क्या इस रिपोर्ट है, पर पहले ना आप थोड़ा फर्क समझो। देखो, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। सर फर्क क्या है तीनों में? देखो, एंडेमिक ऐसे डिजीज को बोलते हैं जो मान लो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है एक सर्टेन पॉपुलेशन या रीजन के अंदर। मान लो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई बीमारी है, वो इस रीजन के अंदर है पर बहुत ही कम लोगों के अंदर है, ठीक है ना। कुछ कुछ टाइम के बाद यहाँ पे छोटे मोटे मतलब एरियाज में कुछ छोटी पॉपुलेशन के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगर मान लो एपिडेमिक की अगर मैं बात करूं, एपिडेमिक में क्या होता है, अचानक से बहुत तेजी से केसेस बढ़ने लग जाते हैं। ये जो येलो दिखा रहा है ना, ये येलो दिखा रहा है कितनी डेंसिटी है वहां पे, कितने ज्यादा लोगों को इफेक्टेड है वो डिजीज। तो अगर मान लो अचानक से बहुत तेजी से एक जगह के अंदर इस पर्टिकुलर डिजीज का प्रकोप बढ़ने लग जाता है, उनको ऊपर फैलने लग जाती है, तो उसको बोल जाते हैं हम एपिडेमिक। पर अगर यही सेम चीज पूरी धरती में अक्रॉस द कॉन्टिनेंट फैलने लग जाती है बहुत ज्यादा तेजी से, उसको हम बोल देते हैं पेंडेमिक। समझे? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। तो ये बात तो सर समझ आ गई। एपिडेमिक का अर्थ क्या होता है वो तो हम समझ गए हैं। अब एक्चुअल में पता क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ठीक है। अब ये एक्ट देखो, आप खुद सोच पाओगे कि सर 1897 का एक्ट है, इतना लंबे टाइम से एक्ट है, इसके क्या फीचर्स हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट में ये चीज लिखा गया है कि जो उस टाइम का, देखो 1897 ऑब्वियसली कॉलोनियल एरा एक्ट बन गया, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है कि अगर मान लो कोई भी एपिडेमिक आ जाता है, उस एपिडेमिक के स्प्रेड को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि जो भी वो करना चाहे वो अकॉर्डिंगली कर सकती हैं। समझे इस बात को? जैसे एग्जांपल समझो, जब मुंबई में बुबोनिक प्लेग आया था उस टाइम के ऊपर, कॉलोनियल टाइम्स के ऊपर, तब यहाँ पे इसको इनेक्ट किया गया था ताकि कहीं ना कहीं इस एपिडेमिक डिजीज के स्प्रेड को हम यहाँ पर रोक पाए। अब डेफिनेटली देखो, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि हमें मदद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 हमें बताता है किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती हैं। सेक्शन 3 के अंदर पेनल्टीज है। सेक्शन 4 के अंदर लीगल प्रोटेक्शन है जो भी ऑफिसर्स इस पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्ट तो इस तरह से है, पर आप एक बात नोटिस करो कि जब मैं बात करता हूँ इस एक्ट की, तो जब ये एक्ट बना था 1897 के अंदर और आज हम 2024 में हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हो चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे ऊपर इस एक्ट में ना हमें प्रॉपर पावर डिस्टिंक्शन नहीं है। कहने का मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, आपकी लोकल अथॉरिटीज क्या करेंगी एंड फिर क्या मेजर होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट हमारे पास इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत पावर डिमार्केशन नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है ना, यहाँ पर ना प्रिवेंशन की कोई बात नहीं करी गई। यहाँ पर बात करी गई है कि अगर मान लो एक बार एपिडेमिक बन जाता है फिर इसको क्या करेंगे, इसका प्रिवेंशन या लॉन्ग टर्म प्लान इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ भी नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो लोगों को कितना कंपोजिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चीजें हैं ही नहीं। और जैसी आजकल मेडिकल नॉलेज है उस हिसाब से ये चीज इस एक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो लॉ कमीशन ने बोला यार ऐसे तो बात नहीं चलेगी। उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं जो हम इस एक्ट को ठीक कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम्स या जो करंट टाइम्स है उसको ये बेटर रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर एपिडेमिक प्लान की बात करी है एंड साथ ही बात की है कि हमें प्रिवेंशन के ऊपर भी यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। फिर एट द सेम टाइम पहले प्रिवेंशन के ऊपर फोकस कर दिया, फिर इंटर स्टेट स्प्रेड ना हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे ना स्प्रेड हो, एंड तीसरे केस में अगर हम मान लो कि डिजीज बहुत ही इन्फेक्शियस हो जाती है उसके लिए हमारे पास क्या प्लान होने चाहिए। इन्होंने इस तरह से टोटल 3 स्टेजेस का प्लान यहाँ पे सजेस्ट किया है। किसके द्वारा? आपके लॉ कमीशन के द्वारा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये लॉ कमीशन क्या है? दोस्तों लॉ कमीशन हमारे देश की नॉन स्टैट्यूटरी एग्जेक्टिव बॉडी है, ठीक है ना। बेसिकली किसी लॉ से नहीं बनी, ये क्या है, एग्जेक्टिव बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। काम क्या होता है इसका? काम होता है लीगल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करना। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1834 के अंदर पहली बार। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग चीजों के ऊपर, जैसे अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड था, ठीक है ना, डिस्कशन में बहुत ज्यादा था, तो लॉ कमीशन की यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने बात करी है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है तो कैसे लाया जा पाए। उसी तरह से आईपीसी अमेंडमेंट 2013 में, या हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, होमोसेक्सुअलिटी की डीक्रिमिनलाइजेशन की रिपोर्ट हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे अलग अलग इस तरह से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हमें आपके लॉ कमीशन के द्वारा देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे लॉस को स्टडी करता है, उनमें क्या बदलाव लाने हैं, क्या चेंजेस लाने हैं, वो सारे यहाँ पे इस तरह से आपके लॉ कमीशन के द्वारा बताए जाते हैं। आई होप ये लॉ कमीशन वाला मुद्दा भी आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले नजूल लैंड के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पिछले दिनों के अंदर आप जानते होंगे कि उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी ज्यादा वायलेंस हमें देखने को मिली। अब दरअसल में ना ऐसा बताया जा रहा है कि जो वायलेंस हुई या फिर वो क्यों हुई
उसके पीछे का कारण था कि एक डेमोलेशन, जो मतलब होता है ना कि जो ऐसे एरिया के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन कर रखी है जो कि परमिटेड ना हो, ठीक है ना। तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन थी उसको यहाँ पे हटाया जा रहा था, डिमोलिशन किया जा रहा था। एंड एक्चुअली बताया जा रहा था कि एक मदरसा था जो कि नजूल लैंड के ऊपर बना था। अब ये इस वजह से नजूल लैंड बहुत बार न्यूज में आ चुकी है पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नजूल होता क्या है। देखो, नजूल लैंड ना एक ऐसी जमीन होती है जो होती तो सरकार की ही है, पर सरकार उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करती। क्या मतलब इस चीज का? इसका मतलब ये है कि सरकार ने वो जो जमीन है ना, वो लीज पे दे रखी है किसी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो 15 साल के लिए या 15 से 99 साल के बीच में कोई भी टाइम पीरियड के लिए उसने सरकार ने वो जो जमीन है लीज पे दे रखी है। तो इस वजह से वो डायरेक्टली उसको यहाँ पर एडमिनिस्टर नहीं करती। एंड अगर मान लो टाइम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपनी लीज को रिन्यू भी करवा सकते हो। ये होता है नजूल का। कहने का अर्थ क्या कि सरकार की जमीन है पर सरकार उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं कर रही, उसने किसी जमीन किसी को यहाँ पे लीज के ऊपर दे रखी है। ऐसी जमीन को बोलते हैं नजूल लैंड। और ये नजूल लैंड का कॉन्सेप्ट कोई आज से नहीं आया, ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। जो किंग्स एंड किंगडम्स होते थे, जो कि मान लो जिसने मान लो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स अक्सर उनकी यहाँ पे जमीन ले लेते थे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से काफी सारी लैंड उनके पास आती गई, ब्रिटिशर्स के पास। एंड अकॉर्डिंगली जब भारत देश आजाद हो गया तो ब्रिटिशर्स ने इन लैंड्स को एक तरह से विकेट कर दिया। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं आपके जो किंग्स एंड किंगडम्स, उनके पास तो प्रॉपर जमीन जायदाद थे ही नहीं। तो इन ऐसी लैंड्स को ना उस टाइम के ऊपर नजूल लैंड्स बना दिया गया कि बेसिकली आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो यहाँ पर उनके कंट्रोल के अंदर होंगी, उनकी ओनरशिप होगी, पर एडमिनिस्टर वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो होता है ना, जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपके स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स, ग्राम पंचायत की अलग अलग बिल्डिंग्स, इनके लिए नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड इनको और पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। बेसिकली आपने अलॉट कर दिया तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो लीज जिसको दी गई है अकॉर्डिंगली वो चीजें अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवा सकता है। अगर हम बात करें, देखो इनके जो अलग अलग पर्पसेस होते हैं, कैसे इसको गवर्न किया जाता है, तो हमारे पास एक नजूल लैंड ट्रांसफर रूल्स 1956 है, जो कि यहाँ पे हमें इसका यूजेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना, आप अब समझ गए होंगे कि जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि नजूल लैंड को प्राइमरीली ओन कौन करता है? वक्फ बोर्ड। क्या ये बात ठीक है? नहीं, मैंने अभी बताया ना, वो ऑनरशिप कौन होती है? सरकार ही होती है, पर डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर नहीं करती। ऑन द अदर हैंड ये कह रहे हैं कि इट कैन बी अलॉटेड टू एनी एंटिटी ऑन लीज फॉर अ फिक्स पीरियड। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने बताया 15 से लेकर 99 साल के बीच में कोई भी टाइम पीरियड के लिए इसको लीज किया जा सकता है। तो पहला गलत था, दूसरा आपका ठीक है, तो ऑप्शन बी 2 ओनली इसका सही आंसर बन जाएगा। दरअसल में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुद्दा गया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया। मैं आपको समझाता हूं। दरअसल में होता क्या है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड जो था इसको यहां पर ना हमारी सरकार के द्वारा 2017 के अंदर लेकर आया गया, ठीक है। 2017 में क्या हुआ? फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसको लेकर आया गया। एंड उसके साथ साथ आरबीआई एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इन सभी के अंतर्गत यहाँ पे चेंजेस करेंगे। क्यों करेंगे चेंजेस? देखो दरअसल में मान लो कोई पर्सन है, मान लो वो कहीं ना कहीं किसी भी XYZ पार्टी को डोनेट करना चाहता है, तो इसका तरीका क्या बनाया गया? इसका तरीका बनाया गया कि ये जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, SBI के पास जाएगा। एंड कहीं ना कहीं वहां पर जाके इन डिनोमिनेशन 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इसके किसी भी डिनोमिनेशन के अंदर वो यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड को बना सकता है। फिर यहाँ से बॉन्ड मिल गया उसको, फिर वो जाके किसी भी XYZ पार्टी को देना चाहे, मतलब किसी भी नहीं, जो आपकी कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी एंड उनका वोटिंग भी अच्छा खासा हुआ होगा लास्ट इलेक्शंस के अंदर, उनको यहाँ पर जाके ये डोनेट कर सकता है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, XYZ पार्टी हो, उनको यहाँ पर जाके ये डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पर बाद में पार्टी क्या करेगी? वो जाके इनको इनकैश कर लेगी। पर दरअसल में आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर ना क्या बढ़ रही थी? यहाँ पर बढ़ रही थी अनोनिमिटी। हमें पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा पर्सन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे कर रहा है। समझे इस बात को? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, डोनर अनोनिमिटी है। दरअसल में हो क्या रहा है कि लोगों की जानकारी हमें पता ही नहीं लग पा रही कि कौन किसको डोनेट कर रहा है। ऊपर से आप जानते हो SBI क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI क्या है? सरकारी बैंक है। तो कहीं ना कहीं सरकार को तो जानकारी मिल गई कि भाई यार इस बंदे ने इतने करोड़ रुपए का ये बनाया था, पर वो हमारे पास तो पहुंचा नहीं। और किसके पास पहुंचा होगा? आप समझ गए होंगे किसके पास पहुंचा होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ। कौन से केस के अंतर्गत?
ये चैलेंज हुआ आपका एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी केस। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो हमारा आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन है इसके अगेंस्ट जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये भी बोला गया कि जो भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को उसके पीछे कहीं ना कहीं क्विड प्रो क्वो होता है। क्या मतलब इस चीज का कि मान लो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार को या सरकार को नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो क्या चाहती है, बदले में कुछ ना कुछ वो फेवर चाहती है, इसीलिए वो डोनेट कर रही है। तो कंपनीज को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए कि इस तरह के अनलिमिटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टी तो करते रहे, क्योंकि आप नोटिस करो एक XYZ कंपनी का पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर बहुत बड़ा ये तो इन्फ्लुएंस हो गया। तो टेक्निकली हमारे यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे, जो कंपनीज उनको डोनेट कर रही हैं वो चला रही हैं। तो इस वजह से सीजीआई ने काफी इसके अगेंस्ट बात करी एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने बंद करने होंगे। इसके साथ ही साथ 2019 के ऑनवर्ड्स किस किस को यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड किसने परचेज किया है उस पर्सन का जो नाम होगा वो एसबीआई डिस्क्लोज करेगा अप्रैल 2019 तक। एंड उसके साथ ही साथ जो भी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिश करेगा, ठीक है ना, कितना इन कैश हुआ एंड उसको अकॉर्डिंगली 13 मार्च से पहले पहले पब्लिश करना होगा कि कितना इलेक्शन कमीशन को कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इन कैश हुआ है वो सारा पैसा यहाँ पे वो पब्लिश करेंगे। एंड साथ ही साथ अगर मान लो कोई ऐसा बॉन्ड था जिसको अभी तक इन कैश नहीं करवाया गया, मतलब किसी बंदे ने दे दिया किसी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पर उसने जाके बैंक में अभी इन कैश नहीं करवाया था, तो ये भी पैसा कहीं ना कहीं एसबीआई को परचेजर को रिफंड करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कह दिया है कि ये चीज ठीक नहीं है एंड इसमें अनोनिमिटी का जो था प्रावधान वो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल फंडिंग का एक गलत तरीका है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर ये बॉन्ड के माध्यम से कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा फायदा हो रहा था? तो यहाँ पर देखो आप नंबर देख पाओगे एक्चुअल में क्या था, लगभग 9,208 करोड़ 2017 से लेके 22 तक इन 5 सालों में इतना पैसा डोनेट हुआ पॉलिटिकल पार्टीज को। और इस 9,000 में से 5200 करोड़ तो अकेले भारतीय जनता पार्टी का ही था, 950 करोड़ कांग्रेस का एंड इस तरह से कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज को छोटा मोटा डोनेशन अकॉर्डिंगली बाद में मिला है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से स्टार्टिंग देखो एक्चुअल में क्या हुआ है ना, तमिलनाडु के अंदर आपको थूथुकुडी करके जगह एक देखने को मिलती है, वहां पर वेदांता का जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट था उसकी रीओपनिंग की बात चल रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसअलाउ कर दिया है। पहले ये मुद्दा वहां के हाई कोर्ट्स वगैरह में भी गया था, पर अब जाके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया है। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। हमारे पास ना जैसे आप जानते हो जैसे नेशनल या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी जिसको हम बोलते हैं, उसी तरह से हमारे पास होते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दरअसल में 1974 के अंदर वाटर एक्ट आया था, उस वाटर एक्ट के माध्यम से सीपीसीबी को भी और आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को भी इनको एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि ये 1974 का जो एक्ट था इसमें बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थी इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास। 1981 के एक्ट के अंतर्गत इनको पावर्स काफ़ी दे दी गई एंड कहीं ना कहीं फिर इसके जो मेंबर्स होते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। तो जो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ना उसको यहाँ ये मदद करते हैं आपके जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेट्स के लिए तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गए, पर जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां पर हमें पीसीसी यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी देखने को मिल जाती है। पर इन सभी के साथ ना थोड़े कुछ ना कुछ इश्यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो काम बहुत सारा है पर कहीं ना कहीं लोग बहुत कम है, और जो लोग हैं भी उनको एनवायरनमेंट के अंदर शायद उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। साथ ही साथ बहुत कम मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी होने की वजह से बहुत अच्छे से ये काम नहीं कर पा रहे। अब एक्चुअल में क्या हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ना आइडेंटिफाई ये किया है कि जो तमिलनाडु का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। ये जो वेदांता के जो प्लांट था उसकी वजह से जो भी टॉक्सिन्स पाइल अप हुए, तो यानी कि यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को काफी सुनाया गया अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बात अगर करें देखो आपके जो सीपीसीबी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो जैसा मैंने आपको समझाया 1974 के वाटर एक्ट से ये बना था, पावर इसकी और बढ़ गई एयर एक्ट 1981 के अंदर। काम इसका यही है कि अलग अलग आपका जैसे एयर की क्वालिटी हो गया, आपकी वाटर की क्वालिटी हो गया, कहीं ना कहीं इनको कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है, वाटर पोल्यूशन को कैसे हम रोक सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपकी टेक्निकल सर्विसेज हैं वो भी यहाँ इसके द्वारा प्रोवाइड
करी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन को एक बार समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में ना ये क्यूरेटिव पिटीशन अभी एक केस के माध्यम से न्यूज में आया है। हमारे लिए केस इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों न्यूज में था, बट मेजरली हमें क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में जानना जरूरी होता है। देखो एक्चुअल में ना जैसे मान लो कोई केस गया हमारा, किसी भी नॉर्मल कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पर कई बार ऐसा भी आता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ भी हम यहाँ पे ना हम अग्री नहीं कर पाते, फिर हम वहां पे रिव्यू पिटीशन डालते हैं। रिव्यू पिटीशन का मतलब क्या कि एक बार आप प्लीज देख लो यार कि मतलब शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी फैसले के अंदर। फिर अगर मान लो रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी गई, फिर एक आखिरी होता है जिसका नाम होता है क्यूरेटिव पिटीशन। तो यानी कहने का मतलब क्या, अगर आपको रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो गई है, उसके बाद आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप अपने डिसीजन को एक बार दोबारा से रीएवैल्यूएट कर लीजिए। इसी को बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। अब देखो एक्चुअल में ये जो क्यूरेटिव पिटीशन स्टार्ट हुई ना, ये 2002 में रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वाले केस में यहाँ पे स्टार्ट हुई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर फाइनल जजमेंट आ भी चुकी है, तब भी उसके बाद जो पार्टी है उसको यहाँ पे कुछ रिलीफ दिया जा सकता है अंडर द क्यूरेटिव पिटीशन। वो कैसे, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ऐसा ना लगे किसी को भी कि उसके साथ ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, या फिर उसकी बात यहाँ पे सुनी नहीं गई किसी प्रोसेस के अंदर। तो यानी कि जुडिशियल प्रोसेस का कभी भी अब्यूज ना हो, उसका मिसयूज ना हो, उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन हमारे पास डेफिनेटली अवेलेबल रहेगी। अब जब भी आप देखो क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल कर रहे हो ना, तो आपको ये जानना होगा कि रिव्यू पिटीशन जो के अंदर जो भी आपके ग्राउंड्स वगैरह थे जिसको वो डिसमिस किया गया था रिव्यू पिटीशन, उसको बहुत ही आपको क्लियरली स्टेट करना होता है। आर्टिकल 137 के अंतर्गत हमें ये पावर देखने को मिल जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी जजमेंट को, ऑर्डर को यहाँ पे रिव्यू कर सकता है। ध्यान रखना कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं कि हर बंदा जाके क्यूरेटिव पिटीशन डालता रहे, नहीं। यहाँ पर देखो पहली बात तो रिव्यू पिटीशन आपकी खारिज हो चुकी होने हो तभी आप इसको कर सकते हो। दूसरा ना आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा एक तरह से कि भाई मेरी बात ही नहीं सुनेगी कहीं पर, मेरे साथ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल जहां पर बोलता है कि हर पार्टी की यहाँ पे बात सुनी जानी चाहिए, कि वो मेरी बात ही नहीं सुनेगी। इसके अलावा पहले यहाँ पे जो क्यूरेटिव पिटीशन आई, वो यहाँ पर सबसे पहले जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको यहाँ पे सर्कुलेट करी जाएगी, और साथ ही साथ जो भी जजेस ने वो फैसला किया था उनको अगर वो अवेलेबल है तो वहां पर आपस में सर्कुलेट किया जाएगा। अगर मेजोरिटी लोग वहां पे मानते हैं कि हाँ यार कि इसके रिगार्डिंग और बात होनी चाहिए, इसके हियरिंग के रिगार्डिंग हम और देखना चाहिए, तब क्यूरेटिव पिटीशन को देखा जाएगा। तो ध्यान रखना ये एक एक्सेप्शनल केस है क्यूरेटिव पिटीशन। ऐसा नहीं है कि हर बंदा मतलब रिव्यू के बाद क्यूरेटिव डालेगा ही डालेगा, नहीं। दिस शुड बी ट्रीटेड ओनली एज एन एक्सेप्शनल केसेस। और साथ में ही ना यहाँ पर बेंच अक्सर पता क्या करते हैं, सीनियर काउंसिल को भी साथ में ले लेते हैं ताकि वो भी ना एमेकस क्यूरी की तरह काम करे। एमेकस क्यूरी होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, वो यहाँ पे कोर्ट को मदद करे कि एक्चुअल में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो सीनियर काउंसिल भी यहाँ पे मदद कर देते हैं। फिर अकॉर्डिंगली नॉर्मली क्या होता है, जो डिसीजन होता है ना इसका क्यूरेटिव पिटीशन का, वो यहाँ पे ओपन कोर्ट सुनवाई जनरली नहीं होती। जनरली जो आपके जजेस हैं वो अपने चैम्बर्स के अंदर ही फैसला दे देते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन का क्या फैसला आया। पर अगर मान लो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आती है तब वो ओपन कोर्ट में हियरिंग भी यहाँ पे इसकी कर सकते हैं। तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन रिव्यू पिटीशन एंड अ क्यूरेटिव पिटीशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, एक फाइनल रिकोर्स है। अगर पार्टी डिससेटिस्फाइड है रिव्यू पिटीशन के बाद, तब वो यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जा सकती है। यहाँ पर जनरली ओपन कोर्ट हियरिंग्स नहीं होती क्यूरेटिव के अंदर, वेरएस यहाँ पे आपके रिव्यू पिटीशन के अंदर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ फर्क होता है क्यूरेटिव और रिव्यू के अंदर। आई होप ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग। दोस्तों अभी क्या हुआ ना, अभी यहाँ पर पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखो ये जो हर स्टेट के अंदर ऐसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बना दिए हैं ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसी यहाँ पे पिटीशन डाली गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये चीजें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया यानी कि डिप्टी सीएम या फिर आपका डिप्टी पीएम, क्या ये असंवैधानिक है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये एक बात समझो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, वहां हमें डिप्टी सीएम का कहीं भी जिक्र देखने को नहीं मिलता। तो डिप्टी सीएम कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सरकार डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम नहीं बना सकती। बिल्कुल बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दी है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 164(1) के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर साहब के द्वारा, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नर जो बाकी और को भी बनाते हैं, जो बाकी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। पर यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं होता आपके डिप्टी सीएम का।
ठीक है ना। जो डिप्टी सीएम की पोस्ट होती है, ऐसा ही माना जाता है कैबिनेट मिनिस्टर की इक्विवेलेंट होती है, उनको वही सारी पे और वही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को बनते हैं। कोई लीगल बेसिस भी नहीं है इसका। और देखो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर आजकल तो डिप्टी सीएम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 14 स्टेट्स में हमें 26 डिप्टी सीएम देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में तो 5 डिप्टी सीएम आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग सोचेंगे सर डिप्टी सीएम बना क्यों रहे हैं, मतलब अगर इसके पास कोई ज्यादा कुछ खास पावर्स भी नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि कई बार ना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खुद के अपने कुछ कंपल्शंस होते हैं। कई बार जैसे 2-3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, उस केस में कई बार क्या करते हैं, उसमें कई बार वो अलग अलग कोलिशन पार्टीज को अकोमोडेट करने के लिए इस तरह से डिप्टी सीएम को बना देते हैं। कुछ और कारण भी हो सकते हैं, देखो कास्ट वगैरह के कारण भी रहते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। तो इस तरह से डिप्टी सीएम्स हो सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट के अंदर डिप्टी पीएम की पोस्ट संभाली थी। उसके अलावा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अभी रिसेंटली इनको भारत रत्न भी मिला है। उसके अलावा चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भी यहाँ पर डिप्टी पीएम बने हैं, इनको भी यहाँ पे भारत रत्न थोड़े टाइम पहले मिला था, राइट। तो के एम शर्मा वर्सेस देवीलाल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी पीएम की अपॉइंटमेंट को भी अपहोल्ड पहले भी किया हुआ है 1990 के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि NCSC के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस बार की जो एनुअल रिपोर्ट 2022-23 है वो NCSC ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे सबमिट करी है। ऑल्दो बहुत सारी बातें इसमें न्यूज़पेपर में आ रही हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी है कि विद रिगार्ड्स टू अपने जो वेस्ट बंगाल है उसके रिगार्डिंग कुछ खबरें हैं, पर वो उतना हमें उस बात के अंदर नहीं जाना, हमें NCSC के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। दोस्तों जब हम बात करते हैं NCSC की, तो ये क्या है, ये एक संवैधानिक बॉडी है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में हमारा ना पहले क्या होता था, आर्टिकल 338 जो था ना उसके अंतर्गत थी आपकी एक बॉडी थी जो एक्चुअली नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों का ध्यान रखती थी। पर बाद में हमने इसमें एक अमेंडमेंट किया और जो 338 है वो सिर्फ NCSC हो गया, एंड उसी तरह से आपका जो 338A है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। बाद में जो हमारा एक और अमेंडमेंट आया 102nd अमेंडमेंट, उसके अंतर्गत ना हमने एक और बॉडी बना दी NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया अंडर आर्टिकल 338B। तो आज का जो स्टेटस है वो ये है कि 338 इज NCSC, 338A इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड 338B इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये इस तरह से धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। पहले ये सिंगल मेंबर आपका कमीशन होता था, पर 65th अमेंडमेंट 1990 के अंदर जो हुई ना उसके थ्रू ये मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया। बाकी अमेंडमेंट्स मैंने आपको समझा दी। अगर हम बात करूंगा ना तो यहाँ पर इसका काम ये होता है कि शेड्यूल कास्ट का जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या सेफगार्ड होने चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम उनकी एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से ये हर साल एनुअली प्रेजेंट करते हैं अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को, और अगर उनको कभी और टाइम के ऊपर लगे अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना तो उस टाइम के ऊपर भी कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकता है प्रेसिडेंट को। यहाँ पर आपको एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 एडिशनल मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके कंडीशंस ऑफ सर्विस और ऑफिस टेन्योर ये प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमिन करते हैं, एंड दे वर्क अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। तो साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि दोनों पहले इकट्ठे थे एंड किस तरह से ये चीजें बदली हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स से NCSC के बारे में जो आपको जानने चाहिए थे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इज ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वुमेन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोस्ट गार्ड को बोला है। पहले तो मैं आपको ना कोस्ट गार्ड के बारे में बताता हूँ। देखो कोस्ट गार्ड क्या है, कोस्ट गार्ड जो है हमारी मैरीटाइम आर्म्ड फोर्स है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। 1978 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि आपका जो पानी वाला है, सराउंडिंग वाटर्स है, वहां पर इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा पाए। कोई ऐसा कोई शिप कोई अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर उसको हमें रोक पाए, एंड इंडिया के ओवरऑल सॉवरेनिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखो ये तो चलो बात होगी कोस्ट गार्ड की, ये तो हम समझ गए। अब आप लोग सोचे होंगे सर ये परमानेंट कमीशन क्या है। दरअसल में ना एक चीज होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होती है परमानेंट कमीशन। मैं आपको समझाता हूँ। शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसको SSC बोलते हैं, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है आर्म फोर्सेस के अंदर। होता क्या है ना, यहाँ पर जो भी ऑफिसर आया वो 10 से 14 साल तक सर्व करेगा, उसके बाद उसको बाहर जाना पड़ेगा। डू यू गेट इट। तो बाद में ना 10 से 14 साल सर्व करने के बाद उसने अपनी कंप्लीट लाइफ यहाँ पे सर्व नहीं किया, सिर्फ 10 से 14 साल को यहाँ पे टाइम इतना सर्व किया।
अब क्योंकि ये चीज है तो जैसा रेगुलर परमानेंट ऑफिसर्स को मिलती है पेंशन वगैरह, तो इनको पेंशन वगैरह बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, ठीक है ना। तो 10 से 14 साल काम करने के बाद ये वापस आएंगे, कुछ और जगह पे काम करते हैं। जैसे मैंने काफी बार देखा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले लोग बैंक में भी काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे काम करते हैं। तो एक्चुअल में ना इनमें इशू यही रहता है कि पेंशन वगैरह नहीं मिलती। पर अगर मैं बात करता हूँ ना परमानेंट कमीशन की, तो परमानेंट कमीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म जॉब हमें देखने को मिल जाती है। तो जैसे पूरा होता है आपकी आर्म फोर्सेस के अंदर, कंप्लीट करियर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रिटायरमेंट तक। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी काफी ग्रोथ भी होगी, क्योंकि आपने लंबा टाइम उसके अंदर सर्व किया है, आप काफी हायर पोजीशंस को भी अचीव करोगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर पेंशन वगैरह भी मिलेगी, क्योंकि आपने इतना लंबा टाइम सर्व किया है। तो एक्चुअल में ना वुमेन को कोस्ट गार्ड के अंदर परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लीज रिव्यू कीजिए, एंड अगर पॉसिबल हो पाए तो आप परमानेंट कमीशन यहाँ पे महिलाओं को भी दीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देखो इक्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है, इक्वालिटी प्रमोट होगी, महिलाओं की भी देखो करियर सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, जॉब स्टेबिलिटी उनको मिलेगी, हायर लेवल तक पहुंचने का एक मौका मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के अंदर भी वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें यहाँ पे जानने चाहिए। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। देखो दरअसल में ना एक हमारे पास एक्ट था 1867 का, 1867 का, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। अब देखो ये कॉलोनियल एरा एक्ट था, इतने सारे चेंजेस हो चुके होंगे, पिछले 150 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है इस पर्टिकुलर एक्ट को। तो भारतीय सरकार ने ना क्या किया है, एक नया एक्ट लेके आई है, दैट इज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023। अब इसके माध्यम से हो क्या रहा है, इसके माध्यम से ना देखो जो हमारे पीरियोडिकल्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम काफी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। वो कैसे, देखो हमने एक पोर्टल बना दिया, प्रेस सेवा पोर्टल। अब देखो पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, पर अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कर दिया है। देखो दिस इज मैंडेटरी, ये आपको ऑनलाइन ही अब आपको रजिस्टर करना है। तो अपने आप रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। प्लस एट द सेम टाइम जो भी पुराने प्रोसेस होते थे, बहुत सारे स्टेप्स होते थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते थे, अब आपको उनके थ्रू गो करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। साथ में अगर आप नोटिस करो, हमारे पास एक बॉडी थी जिसका नाम था रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, हमने इसकी जगह क्या बना दिया है, PRGI, प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा। तो सारी चीजें हो गया, पीरियोडिकल टाइटल्स हो गया आपके, उनके स्टैंडर्ड्स हो गया, सर्कुलेशन नंबर्स को वेरीफाई करना हो गया, रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ बदलाव वगैरह करना हो गया, वो सारे PRGI ही करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो एकेडमिक बुक्स हैं, आपकी जर्नल्स हैं, आपके साइंटिफिक या टेक्निकल या फिर आपके जो रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर उनको रजिस्टर करने की PRGI के साथ जरूरत नहीं है। गेटिंग इट, बाकी चीजों को आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे रजिस्टर करोगे, बट ये सब चीजें आपकी ये रजिस्टर इनको करवाने की जरूरत नहीं है। तो दरअसल में अगर मैं बदलाव बताऊं तो पहले क्या होता था, पहले वाले एक्ट के अंदर बुक्स, पीरियोडिकल्स ये सब भी होते थे, पर अब बुक्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पहले अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस के बाद डिक्लेरेशन करना होता था तो अपने आप में DM के सामने करना होता था, पर अब डायरेक्टली आप ऑनलाइन PRGI को इंटीमेट कर सकते हो और DM को यहाँ पे इंटीमेट कर सकते हो। बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन थे पहले ना बहुत मुश्किल हुआ करते थे, अब उनको काफी हद तक आसान बना दिया गया है। अगर कुछ एक्ट के अंदर आपने कुछ उनको फॉलो नहीं किया तो आपको बहुत पेनल्टी लगती थी, अब इसको यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। बस कुछ एक छोटे मोटे केसेस हैं जहां पर मान लो कि कुछ बड़ा ही आपने नॉन कंप्लायंस कर दिया, वहां पर कुछ एक्ट लगेंगे, बट अदरवाइज इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पर ना दो चीज़ों को इनॉग्रेट किया है। क्या है, एक पहला है डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा एक मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च करी है, संकलन। देखो पहले मैं आपको ना ये संकलन ऐप के बारे में समझाता हूँ। अब आप लोग एक बात नोटिस करोगे कि पिछले दिनों के अंदर, मतलब कुछ महीने पहले, हमने नोटिस किया कि हमारे जो IPC हो गया, CRPC हो गया, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, इनके नाम चेंज हुए हैं। मतलब नाम चेंज किया, इनकी जगह नए हमारे आ गए हैं, ठीक है ना, एंड उनमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं। अब बीइंग अ सिविल सर्वेंट हमें कुछ पता है कि यार हाँ इसमें ये बदलाव है, इसमें ये बदलाव है, इसमें नई नई चीज ऐड करी गई है। सिमिलरली हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तो इनके बारे में चीजें पता होनी चाहिए ना। तो दरअसल में ना संकलन ऐप के अंदर क्या है, हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज लाए गए हैं, ठीक है ना, उनका हमें एक तरह से एक कॉम्पेंडियम आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंदर एक समरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक समरी यहाँ पे बनाई गई है NCRB के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, एंड साथ साथ ये भी बताया गया है उसके अंदर कितने कहाँ पे कितने इश्यूज आ रहे हैं,
कितने कहीं ना कहीं केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो उसकी एक समरी यहाँ पे आपको इस संकलन ऐप के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। तो आपके जो ओल्ड और जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंदर आपको चेंजेस क्या-क्या हैं, कैसे ये ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपके सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ ये आपका ऑफलाइन मोड के अंदर भी काम करेगा, अलग-अलग एरियाज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, तो वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं संकलन ऐप के माध्यम से। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे जो क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो इसको एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। कोशिश ये रहती है कि आपके जो भी टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस हो गया, उनके अंदर अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाए, डिफरेंट आपकी जो स्टेट्स हैं एंड आपके जस्टिस डिलीवरी को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा पाए। तो एनआईए पर्सनल यहाँ पे बाकी स्टेट्स के साथ भी अच्छे से कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर पाएंगे डिफरेंट इश्यूज के रिगार्डिंग। तो स्टेट पुलिस फोर्सेस की यहाँ पे काफ़ी मदद हो पाएगी, यूजर फ्रेंडली इनको बनाया गया है एंड स्ट्रीमलाइन वे से आप इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर पा रहे हो। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पिछले दिनों सरकार के द्वारा इसके रिगार्डिंग रूल्स बताए गए थे। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इसके अंतर्गत सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो अगर मैं बात करूँ ना इस पूरे प्रोसेस की, तो आप समझ पाओगे कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसके अंतर्गत वो ऑनलाइन होगा और एप्लीकेंट्स को जिस दिन दिया जाएगा तो कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा, जहां पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, इसके अंतर्गत एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उसके माध्यम से पता लगेगा कि उस पर्सन का क्या रिलीजन है, कौन से धर्म से है, क्योंकि आप नोटिस करते हो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को जो कि आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए होंगे बिफोर आपका 31 दिसंबर 2014, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलने की बात है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये डॉक्यूमेंट देगा कौन? देखो, दरअसल में यहाँ पे लिखा ज़रूर हुआ है कि आपकी कुछ जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ होंगी वो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को देंगी कि आपका धर्म क्या है। तो लोगों ने पूछा, भाई कौन है ये अथॉरिटी? तो आंसर आया कि आपके घर के आसपास कोई भी जैसे पुजारी होते हैं ना किसी मंदिर के, वो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। होगा क्या, आप एक सिंपल कागज़ का पत्तर लेकर जाएंगे उनके पास और वहाँ पर ना पुजारी जी लिख देंगे, हाँ जी भैया आपका धर्म हिंदू है, चलो, और साथ में 10 रुपये का आपका पेपर लग जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपका धर्म सर्टिफाई हो जाएगा इस तरह से। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि ये जो सरकार का नियम है, क्या है, आपकी क्या राय है? आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में नीचे बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 371A एंड द कोल माइनिंग रेगुलेशंस इन नागालैंड। देखो, बात यहाँ पर दरअसल में हो रही है नागालैंड की। होता दरअसल में क्या है ना, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 371A की, जैसे आपने आर्टिकल 370 तो सुना ही होगा ना, जम्मू कश्मीर के बारे में जो हम पढ़ा करते थे। अब इससे JNK को कुछ पावर्स मिलती थी। सिमिलरली ना, जब हमने नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ 1963 के अंदर, उसके जस्ट पहले ना हमने आर्टिकल 371A बना दिया। उसके माध्यम से क्या हुआ, क्योंकि देखो नागाज जो पीपल थे उनको अपनी ऑटोनॉमी का डर था कि ऑटोनॉमी कहीं उनके से छिन ना जाए। तो आर्टिकल 371 के अंदर ए के अंदर ना हमने उनको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दे दिए, कुछ उनके लिए प्रोविजंस बना दी ताकि उनकी ऑटोनॉमी यहाँ पे लोकल लोगों की यहाँ पे बनी रहे। वजह से ना कुछ नेगेटिव चीजें भी होने को देखने को मिल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कोल माइनिंग की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलीगल कोल माइनिंग कर रहे हैं एंड उस वजह से उसको कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो यानी कि ना इस आर्टिकल 371A की वजह से यहाँ पर कुछ मेजर हर्डल्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता भी रहा था ना कि 1963 के अंदर नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ, उससे पहले कहीं ना कहीं सेंटर और जो नागा लोग थे उनके साथ में ना आपस में एग्रीमेंट हुआ कि आपको किस तरह की ऑटोनॉमी, आपको किस तरह के बेनिफिट दिए जाएंगे ताकि आपके जो कल्चरल है, आपका सोशल है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट कर पाएं। एंड साथ ही साथ आपके यहाँ पे कौन से पार्लियामेंट के लॉज लगेंगे, तो एक तरह के ना पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई। जो वहाँ की लोकल लोग थे उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यानी कि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जो मान लो रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास इनको हैम्पर करता है, तो वो तभी लग पाएगा अगर स्टेट असेंबली वगैरह के द्वारा उसके लिए कुछ रेजोल्यूशन हो और भी लैंड वगैरह के राइट्स वगैरह हो, वो यहाँ पे लोगों के यहाँ पे प्रोटेक्टेड देखने को मिल जाते हैं। बाकी गवर्नर का यहाँ पे रोल रहता है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना। रीजनल काउंसिल्स यहाँ पे बनाई गई हैं कुछ कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के परस्पेक्टिव से, ताकि ये सारे जो मैटर्स हैं ना, आपके लैंड, फॉरेस्ट, फिशरीज, इस तरह के जो मैटर्स हैं, इनको यहाँ पे वहाँ पे लोकल ऑटोनॉमी बनी रहे।
अभी जो मुद्दा आ रहा है वो है आपका रेड होल माइनिंग का भी और दूसरी तरह की माइनिंग का भी, कि बहुत सारी इलीगल तरह की यहाँ पे माइनिंग चल रही है। फिर माइनिंग करने के बाद जो जगह है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बाकी और लोगों के लिए ना, चाहे वो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से हो या अदरवाइज अगर आप बात करो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। और एक्चुअल में ना ये सिर्फ नागालैंड के पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये आर्टिकल 371 की ना अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 371 की अगर बात करूँ, तो वहां पर महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। 371 ए आपका नागालैंड के लिए आ गया, 371 बी ये आपका असम के लिए, सी आपका मणिपुर के लिए। तो इस तरह से ना 371 जे तक इस तरह से चलता है, जो आपने अपनी लक्ष्मीकांत बुक्स के अंदर पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज बैनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएपीए। देखो सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर, सुमजी फैक्शन एंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर भाट फैक्शन, इन दोनों को यहाँ पर यूएपीए के अंतर्गत इनको एक तरह से इनको अनलॉफुल कर दिया गया है। बेसिकली इनको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। तो यूएपीए जो 1967 के अंदर आया, उसके अंदर ना समय समय के ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स आती रही हैं, ताकि जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, इंडिया की इंटीग्रिटी है, उसको मेंटेन किया जा पाए। एंड कोई भी इसके अगेंस्ट अगर काम करता है तो उसको यहाँ पे हम प्रॉपरली उसको बैन वगैरह कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो यूआपा है इसके अंदर इंडियन और फॉरेन सिटीजन दोनों को चार्ज किया जा सकता है। एंड इवन अगर कोई क्राइम अगेंस्ट इंडिया कमिट होता है आउटसाइड इंडिया, तो वो चीज भी यहाँ पे इसके अंतर्गत आ जाती है। बाकी कोई मान लो पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। एंड कोई शिप्स और एयरक्राफ्ट के ऊपर होता है जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है यूएपीए। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग पावर जो होती है यूएपीए की, वो स्टेट पुलिस के पास भी होती है। एंड डेफिनेटली एनआईए का तो काम ही इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस को इंश्योर करना है कि टेररिज्म एक्टिविटीज को इंडिया से एलिमिनेट किया जा पाए। तो इस तरह से बैन वगैरह लगा जा सकते हैं अगर कुछ लगता है कि इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है। यहाँ पर ना अपील का भी प्रावधान है कि यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल होता है जो कि रिव्यू करता है या फिर अपील को हियर कर सकता है अगेंस्ट द बैन। पर अपने आप में काफी ये स्ट्रिंजेंट लॉ है जो कि इंश्योर करता है कि इंडिया की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। समय समय के ऊपर देखो 1967 का एक्ट था, समय समय के ऊपर इसके अंदर अमेंडमेंट्स आए हैं। जैसे 2004 के अंदर टेररिस्ट एक्ट्स को उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर आया। 2008 के अंदर अगर ऐसा देखा गया कि किसी भी चीज से होती है कि मान लो या तो इंटीग्रिटी को हैम्पर हो रहा है या फिर हो सकता है कि ऐसा करे, तो ये लाइकली वाली चीजें भी, ये चीज भी टेररिस्ट एक्ट के अंदर आ गई। एक मेजर जो चेंज आया था ना वो 2019 के अंदर आया था। 2019 से पहले आप क्या था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होता था, आप उसी को सिर्फ एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे, पर यहाँ पर एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करने का प्रावधान आने लग गया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं जो एक इंसान खुद भी कर सकता है, जिसको हम लोन वुल्फ अटैक के नाम से जानते हैं। तो लोन वुल्फ अटैक को भी यहाँ पे हमने टेरर की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डाल दिया था। एंड साथ ही साथ हमारे जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए के, उनके अप्रूवल से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि सीजर और अटैचमेंट ऑफ अथॉरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए दरअसल मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं ना भारत के संविधान की, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 1052 एंड उसी तरह से 194(2) आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना इस दोनों आर्टिकल्स के अंदर क्या है, हमारे एमपीस एंड साथ ही साथ हमारे एमएलएस, इनको कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं। ये इम्यूनिटीज दी किस लिए गई हैं? ये इम्यूनिटीज इसलिए दी गई हैं ताकि अपनी ये जो अपना वर्क है उसको अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बात करी गई है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, ठीक है ना, ताकि वो अपना काम बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल अपने अच्छे से कर पाए, अपने वर्क को अच्छे से डिस्चार्ज कर पाए। इसके लिए यहाँ पर इनको इम्यूनिटीज दी गई हैं, ठीक है। पर अगर आप एक चीज नोटिस करो, मान लो कोई हमारा एमपी है या एमएलए है, वो किसी से पैसा लेता है, करप्शन लेता है, एंड उस पैसे के थ्रू क्या करता है, कुछ ना कुछ वोटिंग करने की कोशिश करता है, तो क्या इस मुद्दे को भी हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते? पहले ये ऐसा ही था। एक्चुअली में 1998 के अंदर ना एक रूलिंग आई थी, उसके अंतर्गत क्या बोला गया था, उसके अंतर्गत यही बोला गया था कि चाहे अगर हम बात करें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, वो इम्यून है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ये वाला जो फैसला था 1998 का, ये 5 जज बेंच ने किया था, जहां पर 3 लोगों ने इसकी मेजॉरिटी में फैसला दिया था, 2 आपकी माइनॉरिटी में थी। पर अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली ना एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो उनके द्वारा यहाँ पर उनको भी इस तरह के एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए थे कि उन्होंने भी पैसे लेकर ये सारी चीजें की हैं। फिर वो मुद्दा गया आपका हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने उसको
रखने से मना कर दिया। तो फिर जब मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया ये जो 1998 की जजमेंट थी ये अपने आप में गलत थी। इस बार 7 जज बेंच यहाँ पे बैठी और सब ने यूनानिमसली साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि यार ये सब जो चीजें होती है ना, ब्राइबरी, ये कहीं ना कहीं गलत है। और भले ही आर्टिकल 105 और 194 के अंदर इनको यहाँ पे इम्यूनिटी है हमारे एमपीज और एमएलएस को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी पैसे लो एंड फिर ये सारी चीजें करो। गेटिंग द पॉइंट। एक्चुअल में ना यहाँ पर 2-3 बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली गई है ना, मैं उनको आपको बताता हूँ। पहले तो ये था कि भैया इम्यूनिटी दी क्यों जा रही है एमपीज और एमएलएस को? उसको इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। वो इसलिए नहीं है कि भाई आप कुछ भी गड़बड़ करते रहो, कुछ भी घूस खाते रहो एंड अकॉर्डिंगली वोटिंग करते रहो, इसलिए नहीं है आपके पास इम्यूनिटी। दूसरा है, एक सवाल जो ये उठा था कि भाई अगर मान लो ये हमारा एमपी या एमएलए है, इसको किसी ने पैसे दे दिए, ठीक है, इसने किसी से घूस ली, पर हो सकता है इसने वोटिंग उस हिसाब से करी ही नहीं। जैसे मान लो इसने बोला था कि भाई वोटिंग आप पार्टी ए को वोट देना, पर इसने पार्टी ए को वोट ना देके पार्टी बी को ही वोट दिया, तो क्या इसको भी घूस माना जाएगा? आंसर इज यस। घूस लेने का मतलब इतना होता है कि भाई घूस इसको मिल रही है, भले ही उसने उस हिसाब से वोटिंग की या नहीं की, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई पैसा दे रहा है और आपने पैसे एक्सेप्ट कर लिए तो उसको घूस माना जाएगा एंड आपके ऊपर फिर केस चलेगा ही चलेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो यहाँ पर इनके द्वारा बताए गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ब्राइबरी ऑफेंस उसी समय कंप्लीट हो जाता है जब आपने एक्सेप्ट किया, भले ही आपने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया, उस पार्टी को वोट किया या नहीं किया, ये फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। और इस तरह के जो इलीजिटिमेट एक्शन होते हैं ना, ये यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अपने आप में बहुत ही अच्छा यहाँ पे फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखने को मिला है। जो इसके अगेंस्ट में बात कर रहे थे कि भाई इम्यूनिटी होनी चाहिए, उन्होंने कुछ अपने अपने तर्क दिए कि पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट में भी ऐसा हुआ था, पर कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है कि इस तरह के इम्यूनिटी देने का पर्पस उनको क्रिमिनल लॉ के वायलेशन से प्रोटेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमें ये 7 जज जो बेंचेस थी उसके द्वारा 7-0 के फेवर में हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए इन सभी चीजों के रिगार्डिंग। अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मेंधा विलेज गेट्स पंचायत स्टेटस अंडर ग्राम दान एक्ट। देखो दरअसल में ना ये डाउन टू अर्थ के अंदर एक आर्टिकल मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने इस वजह से ऐड करवाया इस चीज को। एक्चुअली इस बात को समझो हो क्या रहा है। पहले मैं आपको ना थोड़ा आपको भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के बारे में समझाता हूँ। अब आप लोगों ने ना, मैंने वैसे पहले भी पढ़ाया है भूदान मूवमेंट। भू का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है, दान मतलब ग्रांट, ठीक है ना, आप लैंड को गिफ्ट करना इज नोन एज भूदान, ठीक है। तो जो आचार्य विनोबा भावे जी थे उनके द्वारा यहाँ पे भूदान मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। उसके अंदर यही था, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर एक अटेम्प्ट था ताकि जो जिनके पास ज़्यादा लैंड है वो कहीं ना कहीं जो बिग लैंड ओनर्स हैं वो लैंडलेस को अपनी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है ना। तो वो था भूदान। फिर हमें इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ग्रामदान के अंदर। ग्रामदान के अंदर क्या हुआ? ग्रामदान के अंदर जो पूरा विलेज है, द एंटायर विलेज, इट वाज पुट अंडर अ कॉमन ट्रस्ट। जितनी ग्राम की जमीन है ना वो एक कॉमन ट्रस्ट के अंतर्गत आ गई। अब क्योंकि जो सारी जमीन है वो एक कॉमन ट्रस्ट के अंदर आ गई, अब मान लो जो लैंड है उस जमीन उस गांव की, वो किसी को भी बेची नहीं जा सकती आउटसाइड द विलेज, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती जिसने ग्रामदान का जो ट्रस्ट था उसको ज्वाइन नहीं किया। तो ये यहाँ पे था। एंड एट द सेम टाइम जो लैंड ओनर्स थे वो उसको अपने, उनके पास जो ज़मीन थी उसके बेनिफिट्स वगैरह ले सकते थे, अपने आप को जो अपनी ज़मीन है उसको कल्टीवेट कर सकते थे। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ ना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको प्रोटेक्ट करना थोड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सबके पास बराबर के राइट्स आ गए, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कम्युनिटी के पास उन्होंने एम्पावर कर दिया और कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नेंस का एक रास्ता भी निकल के आया। ये बात तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। इससे कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लोगों के पास भी थोड़ी ज़्यादा पावर हमें देखने को मिलती है। तो इससे कहीं ना कहीं लोग भी आगे आए एंड अकॉर्डिंगली कम्युनिटी को भी जहाँ पे ज़्यादा पावर मिलने लग गई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना, जो मेंधा विलेज है आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे दिस इज होम टू अप्रॉक्सीमेटली 500 गोंड आदिवासीज। अब इनकी जो अप्रोच होती है, आप जानते हो जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनकी अप्रोच हो रहती है कि एक कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स द लैंड ओनरशिप एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, ठीक है, कि सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। कम्युनिटी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा पावर हो सकती है। तो यहाँ पर फोकस इनका यही था कि अपने एरिया को, अपने विलेज को वो ग्राम दान विलेज डिक्लेयर करवाएं,
ऐसा क्यों? ग्रामदान विलेज डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ज़मीन होगी वो कम्युनिटी की ही रहेगी। कोई भी इंसान ज़मीन को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ कम्युनिटी। इस वजह से क्या होगा, वो अपने जो विलेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे फ़ायदे हमें देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखना, ये विलेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विलेज है, ट्राइबल पॉपुलेशन के अलग अलग स्टेप्स की वजह से भी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है इन्होंने यहाँ पे देखा उस वजह से भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इनके जो सेल्फ रूल की जो स्ट्रगल थी वो 2013 के अंदर स्टार्ट हो गई थी, फिर 2023 अक्टूबर के अंदर इनको ग्राम दान का स्टेटस मिला, एंड अब जाके यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से इनको ग्राम पंचायत नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल गया है। एंड इस वजह से रेजिडेंट्स की वहाँ पे ओवर देयर फॉरेस्ट एंड ओवर देयर लैंड, उनके ऊपर उनके कुछ अधिकार, उनके पास पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको समझा दिया, एंड करंट पर्सपेक्टिव क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। ग्राम दान की अगर बात करें तो पहला जो विलेज था जो ग्राम दान के अंतर्गत आया वो था आपका मगरोथ हरिपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर बाकी जो सेकंड एंड थर्ड थे वो उड़ीसा के अंदर देखने को मिले हैं, ठीक है ना, राइट। इंडिया के अंदर आज के समय लगभग 3660 ग्रामदान विलेजेस देखने को मिलते हैं विच आर स्प्रेड अक्रॉस 7 स्टेट्स, जहां पे उड़ीसा के अंदर मैक्सिमम विलेजेस आपके ग्रामदान स्टेटस के अंडर हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टेट बिल्स एंड द पावर ऑफ गवर्नर। देखो हालांकि ये 3-4 दिन पुरानी खबर है, मैं बट थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि पॉलिटी के एस्पेक्ट से कैसे ये रेलेवेंट हो जाएगी। केरला गवर्नमेंट ने दरअसल में सुप्रीम कोर्ट मूव किया है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, हाँ जी, द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट ये मूव किए हैं क्योंकि उन्होंने विद होल्ड किया है असेंट टू बिल्स। समझते हैं इस मुद्दे को क्या है क्या। देखो अगर आप आर्टिकल 200 देखो हमारे उसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट बिल जब कहीं ना कहीं पास हो जाता है वहाँ की असेंबली के थ्रू तो वो गवर्नर के पास जाता है असेंट के लिए। अब गवर्नर के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बिल को असेंट दे दे तो अकॉर्डिंगली बिल एक्ट बन जाएगा, या फिर वो बिल को विद होल्ड भी तो कर सकते हैं उसका असेंट, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, वहाँ पे बिल खत्म हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वापस भेजें हाउस को कि दोबारा से एक बार रिकन्सिडर करो, या फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग चौथी चीज़ होती है कि वो कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर दिया जा सकता है कि नहीं। तो ये एक वाली चीज़ है जो कि अब न्यूज़ में थी, ठीक है ना। और बाकी चीज़ अगर नोटिस करो, अगर रिकंसिडरेशन के लिए दिया जाता है उस केस में अगर बिना अमेंडमेंट्स के या अमेंडमेंट्स के साथ भी वो वापस गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर को अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे गवर्नर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है। चलो ठीक है, ये बात तो होगी कि प्रेसिडेंट के पास चला गया, रिजर्वेशन हो गया बिल का। उस केस में क्या होगा, अगर तो देखो बिल है ऑर्डिनरी, उस केस में प्रेसिडेंट के पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो बिल को असेंट दे दे तब वो एक्ट बन गया, या फिर असेंट विद होल्ड कर दे तो बिल खत्म हो गया, या फिर गवर्नर के पास ही वापस भेज दे ताकि हाउस दोबारा से रिकंसिडर करे। अगर दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए किया गया और वहाँ की असेंबली ने उसको पास कर दिया बिना अमेंडमेंट्स के या अमेंडमेंट्स के साथ, इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है बिल को असेंट देने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पिछले फ़र्क समझो, गवर्नर के पास अगर दोबारा आता था ना तो गवर्नर को असेंट देनी ही पड़ती है, पर प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव असेंट टू द बिल अगर बिल वापस से पास होके आता है। गेटिंग इट? इसके साथ ही साथ, ठीक है ना, या फिर असेंट दे सकते हैं या विद होल्ड कर सकते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। ऑन द अदर हैंड, ये तो थी नॉर्मल बिल की बात। अगर हम बात करते हैं मनी बिल वाले केस की, तो मनी बिल के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, या तो भैया बिल को असेंट दे दो या फिर विद होल्ड करो असेंट को, तो बिल वहीं वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं ना वो बिल को रिटर्न नहीं कर सकते मनी बिल के केस में। डू यू गेट दिस पॉइंट? तो ये फ़र्क कुछ थे, छोटे छोटे चीज़ें, पर इंपॉर्टेंट फ़र्क हैं क्योंकि इसके ऊपर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर कौन सी कंडीशंस के अंदर ये बिल को रिजर्व करना ज़रूरी होता है। देखो वैसे तो गवर्नर किसी भी केस में कर सकता है, हालांकि हर केस में करना नहीं चाहिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है, पर करने को अलग अलग केसेस में कर सकता है। पर जहाँ पर संविधान में लिखा गया है एक केस के अंदर इसको ऑब्लिगेशन है कि रिजर्व करना ही करना है, वो कब है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा बिल पास करता है जिसकी वजह से वहाँ के स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को खतरा आता है, उस केस में दे हैव टू, गवर्नर हैज़ टू मैंडेटरली रिजर्व द बिल, ठीक है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे इन केसेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नर को लगता है संविधान के अगेंस्ट है तब वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं, डीपीएसपी के अपोज में है, या फिर स्टेट कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, इस अलग अलग केसेस के अंदर दे कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल। नेशनल पार्टी स्टेटस एनपीएस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक सीपीआईएम लीडर ने बात करी थी कि उनकी पार्टी का नेशनल
पार्टी जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं खो सकता है, तो इस वजह से नेशनल पार्टी स्टेटस न्यूज़ में आ गया था। हमें पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ये जानना या रिवाइज करना ज़रूरी है कि कौन सी कंडीशंस के अंदर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। नेशनल पार्टी का दर्जा दरअसल में जैसे बड़ी पार्टीज हो सकती हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह से, पर एक्चुअल में इसके ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ये 3 क्राइटेरियाज में से अगर आपने एक भी क्राइटेरिया मीट कर लिया ना, तो आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। क्या है ये क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया कहता है कि आपका जो पिछले लोकसभा इलेक्शंस हुए उनके अंदर आपका कम से कम आपको 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले इन 4 और मोर स्टेट्स। साथ ही साथ आपको कम से कम 4 लोकसभा सीट तो जीतनी है। अगर आप ये पहला क्राइटेरिया फॉलो करते हो कि आप कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी जीतते हो एंड साथ ही साथ आपको 6% कम से कम वैलिड वोट्स मिलते हैं इन 4 और मोर स्टेट्स, तब आपको नेशनल पार्टी मान लिया जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि कम से कम आप 2% ऑफ द टोटल सीट्स जैसे 543 होती हैं, उसका कम से कम 2% तो आप जीते ही, एंड ये जो कैंडिडेट जीत के आएंगे ये कम से कम 3 अलग अलग स्टेट से होने चाहिए। उसके साथ ही तीसरी कंडीशन है कि अगर आपको 4 स्टेट्स के अंदर आपको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो अकॉर्डिंगली इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। तो दीज आर द 3 क्राइटेरिया जिसके अंतर्गत आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी थोड़ा भी ऊपर नीचे कर देगा, 6% नहीं देगा, 2% कर देगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेशनल पार्टी अगर मान लो बनती है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि भैया एक तो आपका पार्टी सिंबल रिजर्व हो जाता है। जैसे आप जानते हो ना, कांग्रेस का आपका पंजा या हाथ आप कह सकते हो, कमल है बीजेपी का, इस तरह से आम आदमी पार्टी का झाड़ू आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेशनल पार्टी का इस तरह से ना आपको पार्टी सिंबल रिजर्व हो जाता है। टेलीविज़न और रेडियो के ऊपर अच्छी खासी कवरेज आपको मिलती है और आपकी पार्टी के, नेशनल पार्टी के टोटल 40 तक स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर ये स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं? देखो, स्टार कैंपेनर ना एक तरह की एक लिस्ट होती है जहां पर एक कोई पर्सन पार्टी के लिए वोट मांग सकता है। जैसे बहुत सारे इलेक्शंस के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी स्टार कैंपेनर की तरह एक्ट करते हैं, राइट। अब अच्छी बात ये होती है कि मान लो स्टार कैंपेनर ने कोई भी इलेक्शनरिंग की, खर्चा वर्चा होगा इसके रिगार्डिंग, वो जो खर्चा होगा ना वो कैंडिडेट के पोल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं ऐड होगा। दरअसल में ना कैंडिडेट अपने पोल के ऊपर कितना पैसा खर्च कर सकता है इसकी एक लिमिट होती है। तो जो स्टार कैंपेनर जो भी करेगा उसका खर्चा कैंडिडेट के अंदर ऐड नहीं होगा, गिवन द फैक्ट कि ये जो स्टार कैंपेनर है ये जनरल पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहा हो। एट द सेम टाइम नेशनल स्टेटस वाली जो पार्टीज़ होती हैं उनको ज़मीन मिलती है सरकार से ताकि कहीं ना कहीं वो अपना हेडक्वार्टर्स बना पाएँ। तो ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं नेशनल पार्टी के रिगार्डिंग। बाकी साथ ही साथ 2 फ्री सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल भी इन पार्टीज़ को मिलते हैं और जो कैंडिडेट होता है उसको भी एक सेट ऑफ फ्री रोल मिलता ही है। एंड इसके अलावा आप कहीं ना कहीं पूरे देश भर से अपने कैंडिडेट खड़े करते हो तो कहीं ना कहीं आपको और भी काफ़ी फेमस आप हो जाते हो। तो दीज आर सम ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग नेशनल पार्टी स्टेटस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन बेल कंडीशंस। अब ये क्या मुद्दा है? देखो, आप लोग जानते हो, पहले मैं आपको बेल समझा देता हूँ। बेल पता क्या होता है? मान लो कोई पर्सन है, उसका ट्रायल होने वाला है या फिर अपील के माध्यम से वहाँ पहुँचा है, अगर उसको टेम्परेरी बेसिस के ऊपर हम रिलीज़ कर देते हैं उसको बोलते हैं बेल। आपने कई बार नोटिस में सुनते रहते होंगे आप न्यूज़पेपर्स के अंदर भी कि कभी इसको बेल मिल गई, कभी उसको बेल मिल गई, है कि नहीं? तो हमारी सरकार का या हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना भी है कि जो बेल है वो तो रूल है, ठीक है ना, जेल एक्सेप्शन होनी चाहिए, ऐसा बोला भी जाता है। अब बेल मिलती कैसे है? यहाँ पर आपको ना सिक्योरिटी कुछ पैसे यहाँ पे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं बिफोर अ लीगल अथॉरिटी, ताकि आप गारंटी कर पाओ कि आप प्रेजेंट होगे कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक मुद्दा गया, शिव शंकर दास एंड पिंटू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब यहाँ पर पता क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग दी। देखो, मान लो कोई पर्सन है और ये पर्सन कौन है? पॉलिटिकल पर्सन। अगर आप बोलोगे कि हाँ यार चलो इसको बेल दे देते हैं, उसको गिरफ्तार किया गया था, उसको बेल मिल गई, पर उसको बेल ना इस कंडीशन पे दी कि अब ना आप जाके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप किसी कैंपेनिंग में नहीं जाओगे, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर मान लो ऐसी चीज़ें होती हैं तो डोंट यू थिंक कि ये जो पॉलिटिकल पर्सन है फिर तो इसका आपने पूरा काम ही ख़राब कर दिया। ऐसे तो किसी को भी गिरफ्तार कर लो, फिर बेल दे दो और बेल में लिख दोगे कि भैया ये बंदा पॉलिटिकल पार्टीज़ में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स के उसके अगेंस्ट है, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप उसको रोक नहीं सकते पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने से, ठीक है। तो किन किन कंडीशंस के अंदर बेल हो सकती है? देखो, मान लो अगर आपके बेलेबल ऑफेंसेस है ना, तो अगर कोर्ट को लगता है
कि ऐसा लगता है कि शायद इस बंदे ने क्राइम नहीं किया, या फिर ऐसा लगता है कि अभी और इंक्वायरी करनी ज़रूरत है, या फिर उस पर्सन के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा जहाँ पर डेथ हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, या फिर 10 साल तक की लाइफ इम्प्रिजनमेंट के चांसेस होंगे, तो उस केस में भी दी जा सकती है बेल। अगर मान लो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं, तो अगर कोई महिला है, कोई बच्चा है, तो उसको यहाँ पे बेल दी जा सकती है। अगर इनसफिशिएंट प्रूफ है या फिर प्रूफ प्रॉपर है ही नहीं, तो उस केस में बेल दी जा सकती है। अगर मान लो FIR फाइल करने के अंदर एक डिले हो जाती है, तो वहाँ पर बेल दी जा सकती है। एंड साथ ही साथ अगर मान लो पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है, उस केस में भी बेल दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले कुछ अपने डिसीजंस के अंदर ये बात बता रखी है, ठीक है ना, कि जब भी कोर्ट कोई भी अपना बेल दे, जैसे फॉर एग्जांपल खिलाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर बोला गया कि जब भी कोई बेल दी जानी है, तो वहाँ पर कोर्ट्स को बहुत ही जुडिशली एक्ट करना होता है। बाकी हमारा जो सेक्शन 439 था CRPC का, वहाँ पर भी बताया गया था कि हाई कोर्ट या फिर कोई कोर्ट ऑफ सेशन वो डायरेक्ट कर सकता है किसी अक्यूज पर्सन को कि उनको बेल पे रिलीज किया जाए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।